अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक हैं? ले जी बच्चों, आज हमने 3.2 एक्सरसाइज करनी है और अभी तक हम मैथ काफ़ी सारा पढ़ के आ चुके हैं। 3.1 एक्सरसाइज तक हमने कर लिया, अब 3.2 है। ये चैप्टर आपको पता है सेट्स के मुतल्लिक है और सेट में कुछ पुरानी चीज़ें हैं, कुछ नई चीज़ें वो आपको देगा। ये वीडियो या ये एक्सरसाइज थोड़ी सी लेंथी हो जाएगी क्योंकि इसमें कुछ नए कंसेप्ट भी हैं। तो चलें, कोई बात नहीं, इंशाल्लाह तफसील से पढ़ेंगे, समझ के पढ़ेंगे। और देखें, आप जब इसको समझते हैं साथ साथ तो लिखा करें, अपने अलहदा से नोट्स बनाएं। नोट्स बनाएंगे, आपकी प्रैक्टिस होगी, आपके हाथों में से क्वेश्चन होंगे तो आपको बेहतर समझ आएगी। तो अगेन, जैसे हम पहले करते हैं रूटीन में कि सबसे पहले हमने थोड़ी सी थ्योरी पढ़नी होती है क्योंकि बेसिक हमें पता चल जाए कि इस एक्सरसाइज में हमने किस तरह के सवाल हल करने हैं। तो चलें शुरू करते हैं। अब देखें, जो पहला टाइटल है हमारे पास वो है ऑपरेशंस ऑन सेट्स। ऑपरेशंस का मतलब होता है, जैसे आम रूटीन में नंबर्स को नहीं हम प्लस करवाते, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, तो ये उसके प्लस माइनस जो हैं ये आम नंबर्स के ऑपरेशंस हैं। इसी तरह जो हमारे सेट्स होते हैं इनके भी ऑपरेशंस होंगे, इनके कोई काम होंगे। ऑपरेशन का मतलब काम है। अब यहाँ पे यूनियन आएगा, इंटरसेक्शन आएगा, कॉम्प्लीमेंट आएगा, माइनस करवाना, वेन डायग्राम बनानी, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आनी है। सो यूनियन, सबसे पहले यूनियन ऑफ सेट्स यू से ज़ाहिर शो कराते हैं। इंटरसेक्शन ऑफ सेट, अब उसके लिए ज़ाहिर है उल्टा यू हम बनाते हैं, ये आप लोगों को पता है, जिन्होंने उर्दू पढ़ा हुआ है इसको हम तकाते कहते थे। यूनियन में क्या करते थे? चीज़ों को इकट्ठा कर देना। एक सेट पढ़ा हुआ है, दूसरा सेट है, तीसरा है, सब के एलिमेंट्स को हमने इकट्ठा कर देना है, तो वो यूनियन हो जाता है, यूनाइट कर देना। इंटरसेक्शन में क्या था कि जो चीज़ें कॉमन हैं ए और बी सेट के अंदर, जो चीज़ें एलिमेंट्स दोनों में आ रहे हैं उनको हमने लिख देना होता है, वो इंटरसेक्शन था। एक आता है डिसजॉइंट सेट। देखें, जॉइंट का मतलब फिर हो गया जो जुड़े हुए हैं, तो डिसजॉइंट जो आपस में जुड़े हुए नहीं है। जुड़े किस लिहाज से फिर होंगे कि उनके एलिमेंट्स कोई आपस में मुश्तरक होंगे, एक जैसे होंगे। तो जाहिर है कि अगर एक जैसे नहीं है, अब पहले ए सेट के अंदर 1 2 3 4 5 है और बी सेट के अंदर 6 7 8 9 है, तो दोनों में डिफरेंट तरह के एलिमेंट्स हैं, तो आपस में कोई भी एक भी एलिमेंट मैच नहीं करता, तो उसको हम कहते हैं कि ये डिसजॉइंट है। और डेफिनेटली जब इन दोनों डिसजॉइंट सेट्स का हम इंटरसेक्शन लेते हैं तो वो एम्प्टी आएगा, खाली आएगा, क्योंकि ज़ाहिर है कॉमन ही कोई चीज़ नहीं है। तो जब कॉमन नहीं होता तो फिर हम कहते हैं कि वो डिसजॉइंट सेट हैं। देखें, लिखा भी हुआ है, इफ़ इंटरसेक्शन इज एम्प्टी और बोथ हैव डिफरेंट नंबर्स। जैसे उसकी हमने एक एग्जांपल भी लिखी है, ओ एंड ई। ओ कौन से सेट थे? ऑड नंबर वाले, ई इवन नंबर्स वाले। तो इवन होते हैं जो 2 पे डिवाइड होते हैं, ऑड जो 2 पे डिवाइड नहीं होते, तो दोनों के दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं, तो डिफरेंट हैं तो वो क्या हो जाएंगे? डिसजॉइंट। और उसके बाद ओवरलैपिंग है, तो ओवरलैपिंग उसी का उल्ट है डिसजॉइंट का, कि कुछ ना कुछ एलिमेंट्स उनके एक जैसे होने चाहिए। 1 2 3 4 और अगला जो क्या है जी 4 5 6 7, तो 4 दोनों में कॉमन है, तो कोई ना कोई एलिमेंट्स कॉमन होगा, तो उनको हम कहते हैं ओवरलैपिंग। ठीक है जी। इफ ये जो इंटरसेक्शन है इज नॉट एम्प्टी, जब इंटरसेक्शन लेंगे तो कोई ना कोई आंसर आएगा, वो आंसर यही बताएगा। इंटरसेक्शन यही होता है कि दोनों में कोई चीज़ कॉमन मौजूद है, तो ये ओवरलैपिंग है। फिर जाहिर है कि दो सेट्स का हम डिफरेंस लेते हैं, माइनस करवाते हैं। तो माइनस कैसे होता था? अगर हमने a माइनस बी करना है तो a का सेट पहले, जैसे a यहाँ लिखा हुआ है तो a सेट पहले, b सेट आगे, और माइनस है तो माइनस लिख देना होता है। अब माइनस कैसे करते हैं कि जो कॉमन चीज़ है वो माइनस हो जाती है, वो कट जाती है, जो रह जाते हैं वो हमने आंसर देना होता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जो रह जाएं पीछे पहले वाले में, ए वाले में, स्टार्टिंग वाले में, क्योंकि ए में से आप बी निकाल रहे हैं, तो ए के जो एलिमेंट्स बचेंगे वो हमने लिखने हैं। तो ए के एलिमेंट्स यहाँ बच रहे हैं 1 और 2, तो 1 और 2 लिखने। आप देखें, बच्चे तो इसके भी हैं, बी वाले के भी, लेकिन बी वाले के नहीं लिखेंगे हम, हमें सिर्फ ए वाले के लिखने हैं, ये हमें याद रखना है। इसी तरह से आप बी माइनस ए भी कर सकते हैं। अब डेफिनेटली बी पहले है तो बी के एलिमेंट शुरू में होने चाहिए। अब डेफिनेटली वो फिर जब आप माइनस कराएंगे तो फिर इसका आंसर 4 5 आएगा, क्योंकि उसके बी के पहले बचे हुए हैं, तो फिर दोनों डिफरेंट होंगे। तो यहाँ से एक रिजल्ट भी बन जाता है कि a माइनस बी और b माइनस ए ये आपस में बराबर नहीं होते सेट्स के अंदर। उसके बाद हमारे पास एक कंसेप्ट है कंप्लीमेंट ऑफ अ सेट।
कंप्लीमेंट जो है उसके लिए जिस सेट का भी हमें कंप्लीमेंट लेना है उसके ऊपर या तो हम डैश लगाते हैं या उसके ऊपर सी लगाते हैं। ये दो तरह से डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट तरह से होता है। तो कभी डैश लगा हो कभी सी लगा हो तो दोनों का एक ही मतलब है कि हम कंप्लीमेंट ले रहे हैं। अब कंप्लीमेंट बेसिकली क्या होता है, ये रिलेटिव टू द यूनिवर्सल सेट होता है। अब यूनिवर्सल क्या है, यूनिवर्सल सेट जो है एक ऐसा सेट होता है जो किसी क्वेश्चन में सबसे बड़ा होगा। पहली बात आपने ये याद रखनी है कि किसी क्वेश्चन के अंदर जितने भी सेट्स हैं उन सब में से बड़ा होगा और दूसरा उनका अब्बा होगा मतलब कि वो जो छोटे सेट्स हैं ए बी सी डी वगैरह उनके सारों के एलिमेंट्स यूनिवर्सल सेट के अंदर मौजूद होंगे, वहीं से लिए होंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने यूनिवर्सल सेट 1 से लेके 20 तक रखा हुआ है तो ए सेट में 1 2 3 4 5 है, बी में 6 7 8 9 10 है, तो वो सारे के सारे यूनिवर्सल में मौजूद होंगे। इसी तरह सी डी भी बना सकते हैं। तो यूनिवर्सल सेट किसी भी सवाल का सबसे बड़े वाला होगा और बाकी सारे सेट्स जो हैं उसी सवाल के वो उस मेन बड़े वाले सवाल उसके सेट में से लिए गए होंगे एलिमेंट्स। अब कंप्लीमेंट का ये फार्मूला है, जब ए का कंप्लीमेंट लेना है यूनिवर्सल में से ए को माइनस करा देना होता है। ए सेट के तमाम अराकीन यूनिवर्सल से निकाल दें तो यूनिवर्सल में जो बाकी बचेगा, यूनिवर्सल में जो बाकी बचेगा वो हमने लिखना है। इसी तरह ज़ाहिर है बी डैश करेंगे तो यू माइनस बी एंड सो ऑन, जितने भी सेट होंगे उन सब को यूनिवर्सल में से आप माइनस करवाते जाएं। ये ज़ाहिर है कि कॉम्प्लीमेंट का फार्मूला है। नेक्स्ट बहुत में इंपॉर्टेंट अब आजकल, क्योंकि पिछले सिलेबस में कोई खास नहीं था, इसमें से सवाल ही नहीं था आता होता वेन डायग्राम में से, लेकिन अब ये जितनी इंपॉर्टेंट है ये डेफिनेटली ये इसमें से सवाल लाजमी आ जाना है, तो इसको हमें समझना ज़रूरी है। तो ये जॉन वेन है, उसने एक तरीका हमें बताया था कि ये जो आपके सेट्स होते हैं उन सेट्स को आप एक पिक्चोरल, ठीक है ना, एक पिक्चर्स की तरह जो है तस्वीरों की तरह भी आप उसको शो करा सकते हैं सेट्स को। अभी हमने पिछली 3.1 में पढ़ा था कि सेट को शो कराने के 3 मेथड थे, टेबुलर फॉर्म था, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म थी और वो एक था सेट नोटेशन वाला। तो एक अब ये भी तरीका है कि उन सेट्स को बजाय वो टेबल्स में ब्रैकेटों में लिखने के आप ऐसे ये जो रेक्टेंगल है और ये जो हमने दायरा लगाया हुआ है सर्कल, इसकी फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। तो ये जो रेक्टेंगल हम बनाते हैं ना, ये ऑलवेज यूनिवर्सल सेट के लिए होती है। अगर तो सवाल में यूनिवर्सल सेट है तो हम रेक्टेंगल बनाएंगे, ठीक है, हर दफ़ा रेक्टेंगल ही बनाएंगे यूनिवर्सल के लिए। लेकिन जब भी कोई सेट हमने दिखाना है ए बी सी डी तो उसके लिए हमने सर्कल बनाना होता है। अब ये कुछ चीज़ें मैंने बनाई हैं और वो ज़ाहिर है हर सवाल के हिसाब से डिफरेंट शक्लें जो हैं वो बनती जाएंगी। अब जैसे यहाँ पे एक ये यूनिवर्सल सेट है और उसके अंदर मैंने 2 सेट्स ए और बी शो कराए हैं सर्कल की फॉर्म में, और देखें यूनिवर्सल के अंदर ही होना है ना उन्होंने, इसलिए ए और बी का जो दायरा है वो यूनिवर्सल के उस ये जो रेक्टेंगल है उसके अंदर बनेगा, ठीक है, ऐसे करके। और ये देखें ये दोनों डिसजॉइंट है क्योंकि इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है तो आपस में जुड़े हुए नहीं है। लेकिन यहाँ देखें मैंने दोनों को जोड़ा है, कुछ ना कुछ हिस्सा उनका देखें कॉमन बनाया है। तो ये हम कहते हैं कि ये ओवरलैपिंग सेट, ओवरलैपिंग सेट्स बनाने हो तो इस तरह से हम शो कराएंगे, डिसजॉइंट है तो इस तरह से। ये भी एक मेथड होता है कि इसमें ए बड़ा सेट है तो बी छोटा है। अब देखें बी सेट जो है वो ए के अंदर ही है सारा का सारा, तो मतलब ये हम कह सकते हैं कि बी इज अ सबसेट ऑफ ए। बी जो है वो ए का सबसेट है। सबसेट क्या होता था कि सारे के सारे एलिमेंट्स जो हैं उसमें से लिए होते थे दूसरे में से, तो फिर ए के एलिमेंट में से हमने बी के लिए एलिमेंट्स को चुना होगा, तो फिर बी इज अ सबसेट ऑफ ए। अब सबसेट्स को भी हम ऐसे सर्कल के अंदर सर्कल बनाएंगे। तो डिफरेंट तरह के काम हम करेंगे। अब जाहिर है कि ये आगे जब सवाल आते हैं तो वहाँ हम देखते हैं। अब इस जैसे हमने रियल नंबर की प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी वो तो खैर बहुत ज़्यादा थी ना, तो चंद प्रॉपर्टीज़ वहाँ से हमने ली हुई हैं किसके लिए, सेट्स के लिए। तो वो ज़रा थोड़ा सा देख लें। वहाँ मैंने बताया था कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव, ये नाम आपने याद रखने थे। कम्यूटेटिव 2 चीज़ों के लिए, एसोसिएटिव 3 चीज़ों के लिए। अगर आपने वो 1.1 पढ़ी हुई है तो आपको याद होगा, ठीक है। तो कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव लॉ यहाँ भी हैं। देखें कम्यूटेटिव लॉ क्या है जी, ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। यूनियन का भी होता है, इंटरसेक्शन का भी होता है, लेकिन देखें सिर्फ 2 ही सेट हैं ए और बी। लेकिन जाहिर क्या होता है इसमें लॉ के अंदर कि आपने पहले ए को पहले रखा हुआ है, फिर नेक्स्ट टाइम बी को पहले रखा हुआ है, तो ये लेफ्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड और ये दोनों बराबर होती हैं।
क्योंकि जिधर से मर्जी आए वो उनको प्लस कर लें या उनको इकट्ठा कर लें, वो बात तो एक ही है। तो इंटरसेक्शन में भी यही काम होना है, और यही काम जो है एसोसिएटिव में भी है। एसोसिएटिव में 3 चीज़ें ए बी सी, तो ये भी एसोसिएटिव यूनियन के लिए भी बन जाता है, और इसी फार्मूले को हम इंटरसेक्शन के लिए भी बना सकते हैं कि जहाँ जहाँ यू लिखा है वहाँ पे इंटरसेक्शन बना दें, उल्टा यू डाल दें। तो ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी। सिर्फ फर्क क्या पड़ेगा ब्रैकेट का, यहाँ पे ब्रैकेट है बी और सी के इर्द गिर्द, ठीक है, और इधर ब्रैकेट जो है वो ए और बी के इर्द गिर्द है। तो ज़ाहिर है यहाँ शुरू में है, यहाँ इधर है, तो ये थोड़ा सा आपने ध्यान रखना है क्योंकि 3 चीज़ें हैं। तो कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव, और उसके बाद फिर ज़ाहिर है डिस्ट्रीब्यूटिव भी था। तो डिस्ट्रीब्यूटिव में क्या होगा, दोनों आ जाएंगे। देखें पहले यूनियन है फिर आगे इंटरसेक्शन है, तो फिर इसको फिर हम कैसे हल करते हैं, ए यूनियन बी करके और फिर ए यूनियन सी करते हैं और बीच में ये इंटरसेक्शन लगाते हैं। ये देखें ए यूनियन बी ए यूनियन सी। इसी तरह से यहाँ पे भी होगा, और ये देखें ये वही चीज़ है, सिर्फ यूनियन और इंटरसेक्शन की जगह हमने चेंज की है। इंटरसेक्शन यहाँ आ गया, यूनियन इधर आ गया। तो जैसे मल्टीप्लाई करते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी, वो देखें यहाँ लिखेंगे और यूनियन बीच में लगा लेंगे। तो इनके नाम होते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। ओवर इंटरसेक्शन का मतलब कि इंटरसेक्शन दरमियान में आ रहा है। और इसी तरह से जब इसको पढ़ेंगे तो हम कहेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। यूनियन यहाँ पे है, तो इस लिहाज से इसके नाम हमें याद करने हैं। और लास्ट पे जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉ हमारा या प्रॉपर्टी है, इसको हम कहते हैं डी मॉर्गन्स लॉ। ये पेपर में पहले भी बड़ा आता होता था, डेफिनेटली अभी भी इंपॉर्टेंट होगा। इसमें हम क्या करते हैं, 2 सेट लेते हैं ए और बी को, और उनका पहले हम क्या करते हैं, यूनियन लेते हैं, ए यूनियन बी, और फिर उसका कंप्लीमेंट लेते हैं, और ये हमारी हो जाती है लेफ्ट हैंड साइड। और जब हमने राइट हैंड साइड पे जाना है तो इस साइड पे हमें पहले ए और बी के अलग-अलग कंप्लीमेंट लेने हैं, ए का अलहदा से बी का अलहदा से, और उन कंप्लीमेंट्स का हमने क्या कर लेना है, इंटरसेक्शन ले लेना है। इस साइड पे यूनियन होता है तो फिर इधर इंटरसेक्शन है, और अगर हम इधर इंटरसेक्शन कर दें तो इधर यूनियन कर देते हैं। ये दोनों मिला के डी मॉर्गन्स लॉ हैं, तो इनको हमें याद करना है। पेपर में वैसे वो जब भी पूछेगा ना तो कोई एक चीज़ पूछेगा, क्योंकि ये दोनों करते हुए बहुत लेंथी सवाल हो जाता है, तो हमेशा यहाँ ऊपर वाली चीज़ कहेगा या नीचे वाली कहेगा। और इवन ना भी कहे, आपको सिर्फ वो ये करिए डी मॉर्गन्स लॉ प्रूव करें, तो कोई 8-10 नंबर का तो होना नहीं है सवाल, 4 नंबर का होना है। तो आपने कोई एक प्रूव कर देना है और कहना जी सिमिलरली ये भी हो जाता है, तो बस इतना लिखेंगे ना तो वो हो जाता है प्रूफ। तो ये थोड़ी सी थ्योरी थी। अब इन थ्योरीज को हम लगाते हैं सवालों के ऊपर, एक्सरसाइज शुरू कर लेते हैं। अब ये है जी एक्सरसाइज हमारे सामने 3.2 एक्सरसाइज। चंद सवालों में कहीं छोटी मोटी प्रिंटिंग की मिस्टेक है या वैसे मिस्टेक रह गई है, लेकिन वो आपको पता है कि जब पहली दफ़ा बुक पब्लिश की जा रही होती है तो छोटी मोटी गलतियां रह जाती हैं, तो वो ज़रा मैं साथ साथ बता दूंगा आपको। पहला क्वेश्चन है कंसिडर द यूनिवर्सल सेट यू। अब यूनिवर्सल सेट देखें ऐसे लिखा हुआ है, लेकिन क्या लिखा हुआ है, इसको कैसे पढ़ेंगे, x सच दैट x इज मल्टीपल ऑफ 2। x क्या है, 2 का मल्टीपल है, 2 का पहाड़ा है, 2 4 6 8 10, 2 के टेबल में ये कुछ ही आता है, जैसे इवन नंबर्स होते हैं। एंड x इज लेस देन एंड इक्वल टू, ये मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि ये जो कोना होता है ना ये वाला, ये छोटे की अलामत होती है। x इज लेस देन, स्मॉलर देन, छोटा, जैसे उर्दू में भी पढ़ लें कि जी x छोटा है और बराबर है 30 के, और x बड़ा है, देखें इस साइड पे आए, x बड़ा है 0 से, क्योंकि जो खुली साइड होती है वो बड़े की अलामत होती है। तो 0 से बड़ा और 30 और 30 से पीछे रहने वाला, तो 0 से बड़ा क्या होता है 2, तो 2 4 6 8 10 करते करते कहाँ तक जाएंगे, 30 तक जाएंगे। तो ये हमारा यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। ए सेट फिर उसने दिया है x सच दैट x इज ए मल्टीपल ऑफ 6। x क्या है, 6 का मल्टीपल है, 6 का पहाड़ा है, 6 1 जार 6 6 2 जार 12 एंड सो ऑन। और इसी तरह b जो है वो वहाँ पे क्या है, x इज ए मल्टीपल ऑफ 8, तो मल्टीपल मतलब पहाड़ा, वो 8 का पहाड़ा है। ठीक हो गया। अब करना क्या है, ये तो उसने जाहिर है इंफॉर्मेशन हमें दी सवाल के अंदर। तो पहले पार्ट में हमें ये करना है कि लिस्ट एलिमेंट्स ऑफ सेट ए एंड बी इन टेबुलर फॉर्म, कि ए और बी के जो सेट के एलिमेंट्स हैं उनको टेबुलर फॉर्म में लिखें, रूस्टर फॉर्म में लिखें, ब्रैकेटें लगाएं और उसमें वैल्यूज लिखें।
सो देखें ए जो था हमारा सेट वो 6 का मल्टीपल था, तो हम लिखेंगे 6, 12, 18, 24, 6 का पहाड़ा ही पढ़ना है ना, लेकिन 30 तक रहना है, क्योंकि यूनिवर्सल सेट सबसे बड़ा, वो लिमिट्स होती हैं, हमें बता देती हैं भाई 30 तक रहना है, उससे आगे नहीं जाना, तो 30 तक रहेंगे। 30 भी शामिल है, क्योंकि उसने देखें यहाँ लिखा हुआ है ना कि लेस देन एंड इक्वल टू 30, इक्वल टू 30, 30 के बराबर भी रहना है, उससे आगे नहीं जाना। इसी तरह जो बी है वो 8 का मल्टीपल था, 8 का पहाड़ा, 8, 16, 24, अब उससे आगे तो 32 होता है, 8 4 बार 32, तो 32 30 से बाहर चला गया, तो यहाँ तक 24 तक। तो ये पहला पार्ट के जी हमने उसके एलिमेंट्स लिख दिए। दूसरे में कहता है जी अब ये जो ए और बी है इनका इंटरसेक्शन लें, तो ये तो खैर बच्चों वाला काम है, इजी पुराना काम। ए इंटरसेक्शन भी कैसे करना है, स्टेप्स देख ले कि जी पहले ए को लिखा करें, आगे इंटरसेक्शन, आगे बी को लिखा। अब इंटरसेक्शन में क्या होता है, उनमें जो कॉमन चीज है, तो 24 जो है वो दोनों में आ रहा है, और चीज नहीं आ रही तो बस ठीक है, इसी को हम लिख देंगे 24 है। और देखें इक्वल टू स्टेप्स बनाना सीखना है आपने। और नंबर 3 में फिर कहता है कि इसकी वेन डायग्राम बनाएं। अब वेन डायग्राम जब बनाएंगे तो इसमें हमारे पास यूनिवर्सल सेट भी था ना, तो यूनिवर्सल को भी साथ शामिल कर लेते हैं, यूनिवर्सल का भी सेट बना लेते हैं, 2, 4, 6, 8 मैंने बताया था कैसे बनाना है। अब जब वेन डायग्राम बनानी है तो आपको पता है एक रेक्टेंगल जो है वो तो लाजमी बनानी है यूनिवर्सल सेट के लिए, और उसके बीच में ए और बी। और अभी हमने देखा कि ए और बी में कॉमन कुछ है, तो फिर ऐसे सेट बनाने हैं जो ओवरलैप कर रहे हो। तो ये देखें ऐसे करके। अब अगेन आप ये स्केल लेके और प्रकार से बना सकते हैं, फ्री हैंड हाथ से जैसे मैंने बनाया हुआ है वैसे भी आप बना लें, थोड़ा बड़ा करके बना लें, फिगर ज़रा प्यारी हो जाएगी। तो ए सेट के जो एलिमेंट्स हैं वो थे 6, 12, 18, 24, 30। तो देखें 6, 12, 18, 30, लेकिन देखें 24 को मैंने कहाँ रखा है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात, क्योंकि यहाँ रखेंगे, क्योंकि 24 उसका भी है, दोनों का कॉमन है, तो कॉमन वाली जगह पे होना चाहिए ना जहां पे वो ओवरलैप कर रहे हैं दोनों सर्कल्स। और बी में सिर्फ 3 एलिमेंट थे ना, 8, 16 और 24, तो 8 और 16 तो इधर शो करा देते हैं, तो 24 फिर वहीं पे आना है, तो ये फिर उनका कॉमन है। 24 इधर भी यूज हो रहा है, इधर भी यूज हो रहा है, लेकिन चूंकि यूनिवर्सल भी है और यूनिवर्सल में और एलिमेंट भी थे, तो फिर वो और एलिमेंट कहाँ लिखने हैं यूनिवर्सल के, वो यहाँ लिखेंगे इस जगह पे, ये जो खाली जगह है। तो 2 लिख लें, 4 लिख लें, 6 तो यहाँ आ गया, 8 लिखें, उसके बाद 10 ने आना है, 10 के बाद 12 इधर आ चुका है, 14 आएगा, ठीक है। जो जो मिसिंग है वो हम साइडों पे लिखते जाएंगे। अभी पूरा कर लेते हैं। 16 आ गया हुआ है, 18 इधर है, 20 नहीं है, 20 को भी लिख लें, फिर 22 भी नहीं है वो लिख लें, जो जो जगह खाली बनती है वहाँ लिखते जाएं। फिर 24 आ गया हुआ है, 26 नहीं है वो इधर लिख लेते हैं, 28 नहीं है वो भी लिख लेते हैं, और 30 भी आ चुका हुआ है। सो ये देखें इस तरह से करके वो उसको हम पूरा कर लेंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो तो हो गया पूरा। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 2 में। अब इसी से मिलता जुलता होगा, यूनिवर्सल सेट है x सच दैट x इज एन इंटीजर। इंटीजर्स कौन से थे, z वाले, 1, 2, 3, 4, 5 होल नंबर्स, जमा में भी माइनस वाले भी, एंड और साथ कंडीशन। यहां से फिर हमें पता चलता है कहां तक हमें रहना है कि जी 150 से छोटा और बराबर है और 0 से बड़ा है। तो 0 से बड़ा मतलब 1 से, 1 से शुरू होना है और 1 से लेके 150 तक। ओके, अब आगे जी सेट क्या है जी, x सच दैट x इज इक्वल टू 2 की पावर m। अब 2 की पावर m की शक्ल में हमारे x हैं, इसके g के जो एलिमेंट्स हैं वो 2 की पावर की शक्ल में। अब 2 की जो पावर m है वो m फिर आगे से बता रहा है, एक तो वो इंटीजर है, ठीक है जी, लेकिन ये m की कंडीशन बता रहा है वो कि 0 से लेके 12 तक, क्योंकि ये इक्वल टू का भी है ना नीचे वाली लाइन, तो 0 से 12 तक आप 2 की पावर बना सकते हैं। तो हम देखेंगे जब जी लिखेंगे तो 2 की पावर 0, 1, 2, 3 वो करते जाएंगे, देखें कहां तक जाती है। और इसी तरह h है, x सच दैट x इज अ स्क्वायर। अब x कौन सा एलिमेंट है जो स्क्वायर है, h के अंदर कौन सी चीजें जो मुरब्बा बनती हैं, जैसे 1 है तो 1 का स्क्वायर होता है, 4 है तो 4 किसका स्क्वायर है जी, 2 का है। इसी तरह 9, यानी ऐसे नंबर लिखने हैं जो किसी भी चीज का स्क्वायर बनते हो। तो 1, 4, 9, 16, 25 और 36 एंड सो ऑन चलते चले जाएंगे। तो इस तरह से करना है। ओके, तो पार्ट 1 में उसने वही कहा हुआ है कि लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स, कि जी और एच के जितने एलिमेंट्स हैं वो लिख दें।
अब देखें जी के एलिमेंट आपको मैंने अभी बताया कि 2 की पावर वाले हैं, तो 2 की पावर 0 से लेके 12 तक उसने कहा हुआ है, लेकिन 2 की पावर 12 करें ना वो बहुत बड़ी हो जाती है वैल्यू। यूनिवर्सल सेट जो है वो लिमिट बताता है कहां तक आपने रहना है, क्योंकि यूनिवर्सल से ज्यादा वैल्यूज नहीं हो सकती, वो तो काम खराब हो जाएगा। सो देखें 2 की पावर 0 करें थे 1 आता है, 0 पावर जिसकी भी करेंगे वो 1 हो जाती है चीज। 2 की पावर 1 करें 2 होगा, 2 की पावर 2 करें 4, 2 की पावर 3 8, 4 पावर करें 16, 5 करेंगे 32, 6 करेंगे 64 और 7 पावर करेंगे तो 128। अब 8 पावर करेंगे ना ये 256 हो जाता है, तो 256 पे तो जाना नहीं है, तो बस यहां तक हम उसको रखेंगे भाई 7 तक बनती है, क्योंकि उसने लिमिट बना दी है ना यूनिवर्सल ने, तो इससे आगे नहीं जा सकते। इसी तरह जो h है उसने कहा था भाई स्केयर्स लिखने हैं, तो वो मैंने लिखे हैं 1 4 9 16, और ये भी जाहिर है देखें 121 11 का स्केयर होता है और 144 12 का है। अब 144 से आगे नहीं जाना क्योंकि इससे अगला होता है 169 13 का, तो वो जाहिर है वो अगेन 150 से बढ़ जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, तो h भी हमारा यहाँ पे एंड हो जाता है। तो ये g और ये h ठीक हो गया। तो पहला पार्ट हो गया कि हमने उसके जो एलिमेंट्स हैं वो हमने एनलिस्ट कर दिए। अब आगे वही है, कहता है जी इनका यूनियन लें g और h का, तो ज़ाहिर है थोड़ा लिखना पड़ेगा, पहले g सारा लिखें, यूनियन h को लिखें, फिर सबको एक तरतीब से इकट्ठा कर दें। 1 2 4, अब 4 के बाद 8 है तो ठीक है जी 8 लिख लिया। अब 8 के बाद 16 आता है तो देखें यहाँ पे 9 है, तो 9 पहले लिख लें, तो नज़र दौड़ाते जाएं और लिखते जाएं, तरतीब लगाते जाएं उसकी, ठीक है जी। उसके बाद ये 16 के बाद 32 आना है तो वो 25 उससे पहले आ जाएगा। तो इस तरह से ऐसे ऐसे पकड़ के तरतीब लगाते जाएं तो ये आपके पास वो आंसर बन जाएगा इसका। इसी तरह से इन्होंने कहा है जी और एच का इंटरसेक्शन भी लें, तो वो हम लिखेंगे पहले जी सारा इंटरसेक्शन, फिर आगे ये, और बस गौर से देख लें कि क्या क्या कॉमन है। तो 4 भी दोनों में आ रहा है, 16 भी आ रहा है, 64 भी आ रहा है। मैंने तो गौर किया, आप देखिएगा कोई और एलिमेंट मिलता है, मेरा ख्याल में यही एलिमेंट्स हैं, तो ये जाहिर है हो जाएगा इसका। तो ये हो गए हमारे 2 सवाल। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। यहाँ क्या कहता है जी, कंसिडर द सेट पी। अब P सेट है, P जाहिर है प्राइम नंबर्स होते हैं, P हम रखते ही उसके लिए, साथ उसने बताया होगा X इज अ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर कौन से हैं, जो अपने ही टेबल पे डिवाइड होते हैं, जैसे 11 है, 17 है, 23 है, किसी और के टेबल में नहीं आते ये। एंड X इज ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ा होना चाहिए, और 20 या 20 से छोटा, ठीक है, इतने ओके ठीक है कर लेते हैं। Q क्या है, X इज अ डिवाइजर ऑफ 210, 210 का डिवाइजर होना चाहिए। डिवाइजर मतलब डिवाइड करवाने वाला। 210 को 1 भी डिवाइड कराता है, 2 भी डिवाइड, देखें 2 के पहाड़े में आता है 210, 3 के टेबल में करें तो 3 के टेबल में भी आता है, 3 7 बार 21 हो जाता है, फिर 4 के टेबल में शायद नहीं होता, 5 के टेबल में हो जाएगा। तो ऐसे देखते जाएंगे किस किस के टेबल में होता है, वो हम लिख लेंगे सारा, ज़रा मैं लिख दूंगा, ज़ाहिर है थोड़ी सी ज़ाहिर एफर्ट लगानी पड़ती है। अब वही बात पहले कहता है जी P और Q का इंटरसेक्शन लें, तो इंटरसेक्शन तो तभी लेंगे ना जब पहले वैल्यूज लिख लें। तो P की वैल्यूज उसने कहा था ना 20 तक रहना है प्राइम नंबर्स, तो प्राइम नंबर स्टार्ट होते हैं 2 से, 2 3 5 7 11 13 17। अब 17 से ऊपर कोई नहीं है, 19, हाँ वैसे 19 भी है, 19, हाँ 19 किसी और के टेबल में नहीं आता, तो 19 को भी इसमें शामिल करें, 19 को, ठीक है ना, ये भी प्राइम, क्योंकि 20 तक रहना, 20 से आगे नहीं जाना। इसी तरह Q में लिखेंगे कि जो 210 के डिवाइजर हैं, तो ये देखें मैंने लिखे हैं 1 2 3 5, ये सारे 210 को तकसीम कराते हैं, 6 भी कराएगा, 7 भी, 10 भी, 14 15, और अगेन और भी होते हैं, लेकिन हमने 20 से आगे नहीं जाना, क्योंकि उसने बताया हुआ है कि x की वैल्यू इसकी भी 20 से लेसर ही रखनी है, क्योंकि वरना तो फिर काफ़ी सारे हो जाएंगे ना। तो 15 तक, 15 से आगे ना 16 17 18 19 20 कोई भी नहीं उसको डिवाइड करता, तो उससे बड़ी वैल्यूज़ करती हैं, तो बस यहाँ तक हम उसको रख लेंगे। तो P आ गया, Q आ गया, अब अगला काम आसान है कि हमने उनका इंटरसेक्शन लेना है, तो यहाँ लिखेंगे। अब जाहिर है कि यहाँ इधर इसके साथ 19 को भी शामिल कर लें, तो 19 तो खैर आएगा नहीं, तो जो जो कॉमन है 2 देखें दोनों में है, 3 भी दोनों में है, 5 भी इधर इधर भी है, और 7 भी दोनों में है, तो जो कॉमन है वो हमने लिख देने, ओके हो गया। इसी तरह से इनका यूनियन लेना है, सबको इकट्ठा करना है, तो पहले P को लिखें, यूनियन आगे Q को लिखें, और सबको तरतीब से 1 2 3, 3 के बाद 5 6 7
8 नहीं है, 9 नहीं है, 10 है, 11, ऐसे करके ना तरतीब से लिखते जाएं सारे। और जाहिर है कि इसमें 19 भी आना है, 19 को भी साथ शामिल रखें, तो इस तरह से उनका यूनियन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, वेरीफाई कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन। अभी हमने ज़ाहिर है यूनियन और इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टीज़ पढ़ी। कम्यूटेटिव वाली, कम्यूटेटिव मैंने कहा था दो चीज़ें, ए और बी, दो सेट होते हैं और उनमें यूनियन भी आ सकता है, उसमें इंटरसेक्शन भी आ सकता है। तो कहता है दोनों प्रॉपर्टीज़ यूनियन की भी और इंटरसेक्शन की भी वो प्रूव करें। छोटा छोटा काम है, ज़्यादा लेंथी नहीं है और वैल्यूज़ भी छोटी हैं। ए सेट दिया हुआ है 1 से लेके 5 तक, बी की जो वैल्यूज़ हैं 4, 6, 8, 10 है। तो कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन देखें मैंने पहले लिखा है, ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को हमने बराबर लाना है और बड़ा इजी है, ए की जगह ए लिखें, मैंने असल में इकट्ठा ही किया। बाज़ लोग करेंगे जी इसको लेफ्ट हैंड साइड करके अलहदा से हल करेंगे, इसको अलहदा से हल करेंगे, लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि ए की जगह में हो जाना है। इसने 2 नंबर से ज़्यादा तो आना नहीं है, तो बहुत लेंथी करने की ज़रूरत नहीं होती, डायरेक्ट कर लेना चाहिए। तो ए लिखें, यूनियन बी लिखें। अब चूंकि यहाँ बी यूनियन ए है तो पहले बी लिखें, यूनियन आगे ए को लिख लें। अब यूनियन में इकट्ठा करते हैं, लेकिन ज़रा स्टेप बनाने के लिए अब ये करें ना कि ए की जो चीज़ें हैं ना सारी वो पहले लिख लें और आगे तरतीब से बी की लिख लें। लेकिन बस ये करना है कि जो कॉमन है उसको एक ही दफ़ा लिखना है। अब जैसे 4 है, दोनों में 4 आ रहा है ना, तो 4 एक ही दफ़ा आना है, 2 दफ़ा नहीं लगा देना, ये गलत हो जाता है काम। तो उसको लिख लें। इसी तरह जब इसका यूनियन करेंगे तो पहले 4, 6, 8, 10 को लिख के ना तो फिर इनकी वैल्यूज़ को लिखें। अब ज़ाहिर है जो कॉमन है वो नहीं लिखनी, दोबारा से नहीं लिखनी। तो अब अगले स्टेप में ये होगा कि तरतीब सीधी, इसकी तो हर वैसे ही सीधी है, इसकी तरतीब सीधी कर दें, 1, 2, 3, 4 और 6, 8, 10 जो है वो आगे लिख दें। तो इस तरह से करके ये 5 इधर था, इधर क्यों नहीं आ रहा, यहाँ पे 5 है, देखें ना कोई तो मिस्टेक हो जाती है। 4 के बाद यहाँ पे 5 भी आना है, तो इधर 5 भी लगा लें। तो बहरहाल दोनों साइडें बराबर आनी चाहिए। तो ये हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू यूनियन। और इसी तरह से उसका इंटरसेक्शन भी करना है कम्यूटेटिव का, तो यहाँ पे आप यूनियन की जगह इंटरसेक्शन लगा दें, वही सब कुछ लिखें और दरमियान में इंटरसेक्शन का साइन लगा दें। अब आपको नज़र आ रहा है कि सिर्फ 4 ही कॉमन है दोनों तरफ, तो 4 कॉमन और देखें यहीं पे आंसर आ जाता है। अब और इसका क्या करें। अब सेकंड पार्ट में उसने नेचुरल नंबर्स और जी दे दिया, यानी कि बजाय वो ऐसे सेट देने के उसने बस बता दिया जी एक सेट नेचुरल नंबर्स हैं और एक जी यानी कि इंटीजर्स हैं। तो हमने खुद से बना लेना है, नेचुरल नंबर्स 1, 2, 3 एंड सो ऑन होते हैं और जी हमारे जो हैं इंटीजर्स 0, +-1, +-2 एंड सो ऑन, इस तरह से चलता चला जाता है। एन और जी हो गया। अब दोनों पे काम वही है, पहले हमने कम्यूटेटिव लिखना है यूनियन का और फिर हम इंटरसेक्शन करेंगे, ए यूनियन बी, बी यूनियन ए। अब चूंकि ये ए बी तो नाम नहीं है, एन और जेड है, तो एन और जेड कर लेते हैं, एन यूनियन जी और जी यूनियन एन। तो उसी तरह से पहले एन की वैल्यूज यूनियन जी की और इधर जी पहले और यूनियन आगे ए। अब यूनियन में इकट्ठा करना है, तो ये जो 1, 2, 3 हैं वो यहाँ पहले से z के अंदर मौजूद है, z बड़ा है, z के अंदर प्लस वाले भी 1, 2, 3 होते हैं, माइनस वाले भी होते हैं। तो नेचुरल में तो 1, 2, 3 पॉजिटिव वाले हैं, तो ये जब आएंगे तो वो पहले से z के अंदर मौजूद है, तो सारे z वाले एलिमेंट्स ही दोबारा आ जाएंगे और इधर भी सारे z वाले आ जाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि जो नेचुरल नंबर्स हैं वो उसी में जम हो जाते हैं, वहीं से तो लिए हुए हैं, तो उनको दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये z इज इक्वल टू z दोनों साइड से बराबर हो जाएगा। आप लिख भी सकते हैं, वैसे इधर लिख सकते हैं भाई z इज इक्वल टू z आ गया है, क्योंकि ये z है दोनों, तो दोनों साइडें बराबर हो गई। यही काम हमने इंटरसेक्शन के लिए करना है, वैसे ही लिखेंगे सारा, बीच में इंटरसेक्शन होगा। अब इंटरसेक्शन क्या है, कॉमन, तो 1, 2, 3 इधर भी है, प्लस का 1, 2, 3 इधर भी है, तो वही प्लस का 1, 2, 3 जो है वो कॉमन आ जाएगा, इधर से भी वही आना है। तो ये दोनों क्या थे, नेचुरल नंबर्स, तो n इज इक्वल टू n आ गया है, तो जाहिर है कि ये भी हमारा प्रूव हो गया। तो सेकंड पार्ट इस तरह से हो जाता है। और जो थर्ड वाला पार्ट है वहां पे a उसने दिया हुआ है x सच दैट x बिलोंग्स टू r रियल नंबर्स, ठीक है जी, रियल नंबर। अब रियल नंबर आपको पता है ये बहुत सारे होते हैं, इनको टेबल की फॉर्म में लिखना पड़े तो हम लिख नहीं सकते क्योंकि अशारिया वाले, अब जैसे 1.1 है तो 1.11 भी होता है, 1.111 भी होता है, तो एक ही नंबर इतना बड़े ज्यादा हो सकते हैं, तो ये तो लामहदूद नंबर्स होते हैं, इनको लिख नहीं पाएंगे, तो इसका दूसरा तरीका यूज करेंगे। तो कहते हैं कि वो एक तो रियल नंबर तो हैं एंड x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0,
जीरो और जीरो से बड़े वाले रियल नंबर्स। ठीक है जी, हमें पता चल गया कि ए क्या है, नेगेटिव वाले नहीं, नेगेटिव वाले सारे छोड़ दिए, सारे के सारे पॉजिटिव और जीरो वाले वो सारे ए सेट में आते हैं। बी सिर्फ रियल नंबर यानी कि सारे ही, वो बी में सारा रियल नंबर है, इसमें समझ लो को आधा रियल नंबर है। ओके, अब कम्यूटेटिव लॉ करना है, ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए करना है, तो साथ लिख देता हूं साथ कि ए क्या है जी, रियल नंबर्स ग्रेटर देन जीरो एंड इक्वल टू जीरो, और यूनियन लेना है आर के साथ। इधर क्या है जी, आर पहले होना चाहिए, यूनियन आना चाहिए रियल नंबर्स ग्रेटर देन एंड इक्वल टू जीरो, इक्वल टू जीरो भी रखें साथ उसके। तो जरा एक दफा लिख लें। अब आपको पता है जब यूनियन करना है तो वो भी रियल है वो भी रियल है, तो इकट्ठा होकर उसने रियल ही रहना है। तो फिर जब यूनियन कर रहे हैं हम तो दोनों तरफ रियल रियल आ रहे हैं, आर इज इक्वल टू आर, तो प्रूव हो गया दोनों साइडें बराबर है। इसी तरह से इंटरसेक्शन का करना है, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए, और वहां पे भी ऐसे लिखें कि ए जो है रियल नंबर क्या है, ग्रेटर देन जीरो वाले, और उसका इंटरसेक्शन रियल के साथ कर रहे हैं। इधर रियल पहले है और वो आगे है, बस आगे पीछे वाला चक्कर करना है, बाकी कोई मसला नहीं है। अब इंटरसेक्शन है कॉमन, तो ये वाला जो रियल है जो जी जीरो से बड़े वाला है पॉजिटिव वाला, वो इस रियल बड़े में, क्योंकि हाली आर जो है वो बड़ा है तो उसमें मौजूद है, तो इसलिए ये छोटा है ना, तो ये चूंकि इधर मौजूद है तो ये और यहाँ पे कॉमन आएगा, यानी यही चीज कॉमन आनी है, रियल नंबर ग्रेटर देन एंड इक्वल टू। असल में आप यही लिखें ऐसे करके, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू जीरो, और इधर भी आप यही लिखें कि रियल नंबर्स आर ग्रेटर देन एंड इक्वल टू जीरो, दोनों तरफ यही लिखें आर ग्रेटर देन एंड इक्वल टू जीरो, और इधर भी यही लिखें, और दोनों साइडें वो बराबर आ रही हैं, तो फिर अगेन ये प्रूफ हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पे क्या है जी, लेट यूनिवर्सल सेट है ए बी सी डी ई एफ, सारा उस तरह से जे तक है। ए के अंदर क्या है जी, ए सेट में ए बी सी डी जी एच, और बी के अंदर है सी डी ई एफ आई नहीं जे है, ये एफ के बाद यहाँ पे ये जे है। ओके, तो ये हमारे पास सेट्स हैं, यूनिवर्सल भी है, ए सेट भी है और बी सेट भी है। वेरीफाइड डिमॉर्गन्स लॉ, अब डिमॉर्गन लॉ जो है वो प्रूफ करना है, दोनों चीज़ें ए यूनियन बी वगैरह वो सारा करना है, और फिर कहता है इसको डायग्राम भी बनाए, वेन डायग्राम। अब यहाँ वो क्लियर नहीं है कि जी सिर्फ यूनिवर्सल की और ए बी की बनानी है, या ये है कि हर स्टेप बाय स्टेप बनानी है। तो मैंने कोशिश की है कि जो स्टेप किया उसको हमने वेन डायग्राम भी बना लें, तो ज़रा ये समझने की कोशिश करेंगे हम कि इसको कैसे करते हैं। सो देखें, सबसे पहले तो हम डिमॉर्गन्स लॉ जो है वो लिख लेंगे, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है जी, ये हमें याद रखना है। अब दूसरा भी आप लिख सकते हैं, क्योंकि आपको बताया था कोई एक हमने करना है, तो ए इंटरसेक्शन बी, यहाँ इंटरसेक्शन कर लें तो इधर यूनियन कर लें, तो एक ही बात है। बस याद ये रखना है कि अगर एक तरफ यूनियन है तो दूसरी तरफ इंटरसेक्शन होना चाहिए। अब इसको कैसे हल करेंगे, पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे फिर राइट हैंड साइड को। देखें पहले लेफ्ट हैंड साइड, उसके अंदर देखें क्या है, ब्रैकेट के अंदर चीज को पहले हल करते हैं, तो ए यूनियन बी, तो हम पहले ए यूनियन बी करेंगे, उसी तरह ए के सेट को लिखेंगे, यूनियन बी के सेट को लिखेंगे, और सारों को इकट्ठा कर देंगे, ए बी सी डी, डी तक तो देखें यहाँ तक है, आगे देखें ई और एफ हमें यहाँ से मिल जाएगा, वो लिख लेंगे, और जी और एच फिर यहाँ से मिल गया, और जे इधर से मिल जाएगा, तो ऐसे उसकी तरतीब जो है वो लग जाएगी। अब ये तो हमने यूनियन लिख लिया, लेकिन इस यूनियन की हम साथ वेन डायग्राम दिखा देते हैं, तो जाहिर है कि ऐसे यूनिवर्सल सेट बनाएंगे। अब डेफिनेटली ए और बी सेट, आप ए इधर भी कह सकते हैं, कोई मसला नहीं है, तो इसको मैंने ए कह दिया, इसको बी कह दिया, तो उसमें यह है कि ये ओवरलैप है, क्योंकि देखें इनमें कुछ कॉमन ज़रूर है। क्या चीज़ कॉमन है पता नहीं, मुझे नहीं नज़र आ रही, सी डी इधर भी है, सी डी इधर भी है, ठीक है ना, इस तरह से कुछ ना कुछ कॉमन ज़रूर है, तो फिर हमें ओवरलैपिंग दिखाना है। ठीक है, इधर मैंने सारा वो शक्ल बनाने की कोशिश की, आई थिंक इसकी ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ ये बना दें। और यूनियन में क्या है, उनको इकट्ठा करना है, तो फिर ये जितना ए और बी का हिस्सा है ना सर्कल वाला, उसके अंदर आपने ऐसे लाइनें लगा देनी है, शेड बना देना है। ठीक है, तो वो शेड हम लाइनें बना के करते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन पहले लगा दें, तो इस तरह से ए यूनियन बी शो हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, इस ए यूनियन बी का डैश लेना है, कॉम्प्लीमेंट लेना है। तो कॉम्प्लीमेंट का तरीका मैंने आपको बताया था, रूल फार्मूला, कि कॉम्प्लीमेंट में हम क्या करते हैं, जिसका भी कॉम्प्लीमेंट लेना है उसको यूनिवर्सल में से उसको माइनस करा देंगे,
यूनिवर्सल में से वो चीज माइनस, ए यूनियन बी देखें उसमें से माइनस। अब कैसे होता है, यूनिवर्सल पहले है तो यूनिवर्सल सारा आप लिखें, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई और जे तक जा रहा लिखना उसको, और ए यूनियन बी जो आया था उसमें भी लिखेंगे, लेकिन सिर्फ देखें इसमें आई की कमी है, बाकी सारे एलिमेंट वही हैं। और चूंकि माइनस होते हैं तो ये कट जाते हैं, ए बी सी डी वगैरह ये सारे कट जाएंगे, तो यहां से जो बाकी बचेगा ए वाले यूनिवर्सल सेट में से वो हमने लिखना है। और वो क्या बच रहा है, आई, क्योंकि आई इधर नहीं है, जे तक सारे कट जाएंगे तो आई बाकी बच जाएगा, वो हम लिख देंगे। तो यहाँ पे हमारी जो एक साइड है लेफ्ट हैंड साइड वो बन जाती है, तो आप इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम रखें। अब यहाँ पे देखिए ये क्या आया, आई, और आई देखें ये वो वाला है जो इसके अलावा है। अब जरा देखें, अभी जो हमने पीछे डायग्राम बनाई थी उसमें ये जो लाइनें हमने लगाई थी ये किस चीज़ की थी कि ये हमारा ए और बी का यूनियन है। अब इस ए बी का कंप्लीमेंट लेना है, ए यूनियन, अब ये गौर से ज़रा समझना है, ए यूनियन बी का जब कंप्लीमेंट लेते हैं तो इस सारी चीज़ को यूनिवर्सल में से निकाल देते हैं। तो अगर ये हिस्सा निकल जाए, अब गौर से सुनिएगा, ये हिस्सा अगर निकल जाए तो बाकी क्या बचेगा, बाकी ये वाला एरिया बचना है। तो मतलब कि ये वाला एरिया आंसर आ रहा है, तो इस एरिया को आपने, अब जाहिर है यहाँ तो हॉरिजॉन्टल लगाई है ना, तो आपने यहाँ पे वर्टिकल लाइनें लगा देनी है, ठीक है, इसके बगैर वाली, इसके अंदर नहीं जानी चाहिए आपकी लाइनें, क्योंकि हमारा ये जो आंसर है वो बाहर वाला है, ठीक है, इधर ऐसे 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 करके लाइनें, ठीक है। तो ये हम दिखा रहे हैं जी, ये बाहर वाला एरिया हमारा ये बन रहा है इस वाले पार्ट का आंसर, क्योंकि आई जो है वो उससे बाहर था, ए यूनियन बी से बाहर था, तो ये एक पार्ट हो जाता है लेफ्ट हैंड साइड। अब यही सारा काम हमने राइट हैंड साइड में करना है। अब राइट हैंड साइड पहले लिख लें कि उसमें क्या चीज़ करनी है, ए डैश बी डैश करना है, तो ए का कॉम्प्लीमेंट और फिर बी का कॉम्प्लीमेंट। वही तरीका कि कॉम्प्लीमेंट के लिए यूनिवर्सल में से ए निकालना है, यूनिवर्सल सारा लिखें, माइनस आगे ए लिखें, ए बी सी डी, ये देखें ए बी सी डी कट गया, जी और एच कट गए, तो क्या बाकी बचे, ई एफ और आई जे, ई एफ और आई जे बाकी बच गए। माइनस में यही होता है, जो बाकी बचे वो लिखते हैं। अब इसी को दोबारा अगर आपने डायग्राम बनानी है तो आपको पता है ए और बी इधर मौजूद हैं, तो आप क्या कर रहे हो, यूनिवर्सल में से ए को निकाल रहे हो। ये सारा यूनिवर्सल था, उसमें से ये जो ए वाला पार्ट है वो निकाल दिया, यानी ये नहीं आएगा, उसके अलावा बाकी पार्ट आएंगे। तो बाकी पार्ट जो है ये बी वाला भी, ये सारा, क्योंकि ये सारा यूनिवर्सल का हिस्सा है, ये सारा यूनिवर्सल का हिस्सा है, उसमें से सिर्फ क्या निकालना है, ए को उठा के निकाल देना है। तो ए वाला हिस्सा छोड़ के बाकी सारा हमने जो है वो डैशें लगा देनी है। तो ये देखें मैंने उसको ऐसे डैशें हॉरिजॉन्टल लगा दी हैं कि ये क्या चीज़ आई है, ए डैश। इसी तरह हमें बी डैश चाहिए। अब देखें बी डैश में क्या किया है, बी वाले को छोड़ के, बी वाला सर्कल छोड़ के बाकी सारे के ऊपर लाइन है, तभी तो वो बी डैश होगा। बी को निकाल देना है, तो उसमें भी यही है, यूनिवर्सल लिखा माइनस बी के एलिमेंट्स लिखे। अब बी के एलिमेंट्स सारे कट जाने हैं, सी डी ई एफ जे, सी डी ई एफ और ये जे, तो बाकी क्या रह गया जी, ए बी जी एच और आई, ए बी जी एच और आई, ठीक है, ऐसे करके लिख देंगे। और वो डायग्राम तो हमने बना ली। अब ए डैश भी आ गया, बी डैश भी आ गया, तो क्या करना है, इन दोनों डैशों का हमें क्या करना है, इंटरसेक्शन, दोनों के कॉमन लेने हैं। तो अगले स्टेप में हम इनका इंटरसेक्शन बना लेंगे, ए डैश बी डैश, उनका इंटरसेक्शन, ए डैश को लिखा, इंटरसेक्शन बी डैश को। अब इनमें कॉमन क्या आ रहा है, आई, क्योंकि आई इधर भी है, आई इधर भी है, तो वो कॉमन आ जाएगा। और ये देखें जी, अब ज़ाहिर ये एंड हो गया हमारी राइट हैंड साइड का, तो फिर ये वाली जो इक्वेशन नंबर 2 है और ये जो इक्वेशन नंबर 1 है, देखें दोनों सेम आ रही हैं। तो हम कह देंगे कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और ये हो गया। और सिमिलरली जैसे मैंने कहा कि जी दूसरे पार्ट के लिए भी आपने बस ये लिख देना होता है कि भाई सिमिलरली ये भी हो जाता है। अब इसकी जो डायग्राम है, जो ये आई आया, अब देखें ए डैश में, अब जरा गौर करने वाली अगेन बात है कि ए डैश में क्या था कि ए के अलावा बाकी हिस्सा था, बी डैश में क्या था, बी वाले की जगह के अलावा बाकी हिस्सा था। तो अगर मैं अब आपके सामने अगर कोशिश हम करें कि भाई इसमें और इसमें क्या कॉमन है, तो कॉमन देखें आपको ये बाहर वाला एरिया इधर भी है जो कि शेडेड हुआ है, और इधर भी देखें बाहर वाला एरिया शेडेड हुआ है।
यहाँ पे देखें ए वाला पार्ट भी शेडेड है, यहाँ बी वाला पार्ट शेडेड है, तो बी वाले पार्ट का शेड और ए वाले पार्ट का शेड उनमें कोई कॉमन तो है नहीं, क्योंकि वो उधर बी वाला है इधर ए वाला है, तो ये डिफरेंट हुए। लेकिन जो बाहर वाला एरिया है वो इधर भी शेडेड है उधर भी शेडेड है, तो फिर इन्हीं दोनों का कॉमन आना है ना, इंटरसेक्शन यही तो हम ले रहे हैं कि इंटरसेक्शन में वही चीज़ आती है जो कॉमन हो, तो फिर जो बाहर वाला शेडेड एरिया है इसने कॉमन आना है। तो वो देखें मैंने यहाँ पे ये डायग्राम बनाई है, बाहर वाला शेडेड एरिया, और यहाँ पे भी हमारा यही था बाहर वाला शेडेड एरिया, ये अंदर वाला वो यूनियन था ना पीछे। असल हमारा आंसर तो यहाँ पे भी ये बाहर वाला एरिया आया था जिसमें हमने ऊपर से नीचे की तरफ लाइनें लगाई थी, तो इसलिए वेन डायग्राम से भी ये प्रूव हो रहा है कि वो बाहर वाला शेडेड एरिया ही आ रहा है, मतलब आई ही आ रहा है, तो उधर से भी प्रूव हो जाएगा। तो बहरहाल इस तरह से करके वेन डायग्राम से किया जा सकता है। थोड़ा मुश्किल हो जाता है वेन डायग्राम से, लेकिन बहरहाल अगर कह दे तो फिर थोड़ा ज़रा माइंड घुमा के लगा के तो वो करना पड़ जाता है। तो ये इसी सवाल में था, आगे को वेन डायग्राम इतनी मुश्किल नहीं है, बड़ी सिंपल वाली होगी। अब आ जाएं क्वेश्चन नंबर 6 में। यहाँ क्या है जी, यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 अप टू 20, 1 से लेके 20 तक एलिमेंट्स हैं, वो हमारा यूनिवर्सल सेट है। ए सेट के अंदर 1 3 5 7 अप टू 19 यानी कि ऑड नंबर्स हैं, ठीक हो गया। अब सिर्फ ए ही है, यू के अलावा सिर्फ ए है और कोई नहीं है, तो वेरीफाई क्या करना है कि ए और ए डैश का यूनियन लिया जाए तो वो यूनिवर्सल सेट आता है। ये यूनियन है ये यूनिवर्सल है, असल में मिक्स हो जाते हैं, यूनियन की भी शक्ल वही है यूनिवर्सल की भी वही है, तो बहरहाल ये यूनिवर्सल सेट है। तो ये कैसे प्रूव होगा, कैसे पता चलेगा, पहले हमारे पास ए डैश अगर आ जाए तो हम यही करेंगे, पहले ए डैश फाइंड करेंगे। तरीका आपने समझ लिया है, यू में से ए निकालना है, यूनिवर्सल लिखें माइनस ए को लिखें। अब जाहिर है ए वाले पार्ट्स ही कटने हैं ना, 1 3 5 9, यानी इधर से ऑड नंबर्स कटते चले जाएंगे, इधर अगर 5 होगा वो भी कट जाएगा, 7 होगा वो भी कट जाएगा, तो क्या रह जाएगा, 2 रह जाएगा, 2 के बाद 4 रह जाएगा, फिर 6 रह जाएगा, यानी सिर्फ सारे इवन नंबर्स रह जाएंगे। ये सारे ऑड इधर से ऑड कट जाएंगे तो सारे इवन रह जाएंगे, 2 4 6 अप टू 20 तक। तो ये हमारा ए डैश हो गया। अब ए डैश भी है और ए भी है हमारे पास, तो इस ए का और ए डैश का हमें क्या करना है, यूनियन लेना है। तो वो हम अगले पेज पे इनका यूनियन करते हैं। ये देखें, उनको सारे स्टेप्स बनाएंगे, लिख देंगे कि भाई ये देखें ये ए है, यूनियन ए डैश आगे लिख दें। अब नज़र आ रहा है ये सारे ऑड हैं ये सारे इवन हैं, और जब हम उनको इकट्ठा करेंगे तो बाकायदा पूरी गिनती बन जाएगी, 1 इधर से 2 3 4 5 6, तो ये प्रॉपर हमारी गिनती 20 तक बन जाती है। और अब आपको नज़र आ रहा है कि ये क्या चीज़ है, ये यूनिवर्सल सेट है, जो शुरू में उसने बताया था 1 से लेके 20 तक, तो उसकी जगह यूनिवर्सल लिख दें। तो यही तो प्रूव करना था कि ए यूनियन ए डैश करें तो वो यूनिवर्सल सेट होता है। तो ये देखें बड़े इजीली प्रूव हो जाएगा। अगले प्रूफ भी बड़े इजी हैं। अब कहता है जी ए का और यूनिवर्सल सेट का इंटरसेक्शन लेना है और वो ए के बराबर आए। वैसे तो लॉजिकली ऐसा ही होता है, क्योंकि देखें ए जो है यूनिवर्सल में से तो निकाला होता है, यूनिवर्सल का ही हिस्सा होता है। तो जब ए का और यूनिवर्सल का कॉमन लेना है तो ए के सारे एलिमेंट तो यूनिवर्सल में मौजूद है, तो वही आना है कॉमन। तो अभी हम करके दिखा भी देते हैं उसको। हम यहाँ लिखेंगे ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल, पहले ए लिखा इंटरसेक्शन यूनिवर्सल। अब देखें ए में 1 3 5 9 अप टू ये सारे 19 तक, वो सारे इधर भी मौजूद है, तो यही चीज़ें आएंगी इधर भी कॉमन, तो वही आ जाएगा 1 3 5 अप टू 19। और ये क्या चीज़ है, ये ए सेट है, ठीक है ना। तो ये 2-3 स्टेप बना के हम कह देते हैं कि दोनों साइडें बराबर आ रही हैं। थर्ड वाले में क्या करना है जी, ए और ए डैश का इंटरसेक्शन लेना है। तो कोई मसला नहीं है, ए डैश हमने पीछे फाइंड किया था, 2 4 6 इवन नंबर्स आए थे, ए क्या आया था, ऑड नंबर्स आएंगे। तो आपको पता है जब इनका इंटरसेक्शन लेने लगेंगे तो उनमें कॉमन ही कोई चीज़ नहीं है, वो ऑड है वो इवन है, दोनों एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, तो फिर इनका आंसर जो है वो एम्प्टी सेट आना चाहिए। तो डेफिनेटली यहाँ पे भी एम्प्टी सेट ही है, तो हम प्रूव कर रहे हैं कि वाइब देखें एम्प्टी सेट बन रहा है। सो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये मुकम्मल हो गया। अब जो सवाल हैं, अब ज़रा ये टेक्निकल हैं, मुश्किल नहीं है, बस 2-3 बातें आपने इसकी समझनी है, वो समझ आ गई तो सवाल इजी हो जाएगा। और एक फार्मूला है, दो फार्मूले हैं, तो वो फार्मूला थोड़ा सा याद कर लेंगे तो ओके हो जाएगा। अच्छा जी, अब यहाँ क्या करना है, देखें इन अ क्लास ऑफ 55 स्टूडेंट्स, एक क्लास है जिसके अंदर कुल बच्चे कितने हैं, 55। अब ज़रा समझिएगा, 34 लाइक टू प्ले क्रिकेट, उन 55 में से 34 को क्या पसंद है, क्रिकेट पसंद है।
30 लाइक टू प्ले हॉकी, 30 को हॉकी खेलना पसंद है। अब यहीं पे देखें, वो 34 है, वो 30 है, दोनों मिलकर कितने हो जाते हैं 64। टोटल बच्चे कितने हैं 55। तो 64, इसका मतलब ये नहीं है कि जिन 34 को क्रिकेट पसंद है उनको हॉकी नहीं पसंद होगी, यानी डेफिनेटली ऐसे बच्चे भी होंगे जिनको दोनों पसंद होंगी चीज़ें। वो आगे लिखा भी है उसने, देखें, आल्सो ईच स्टूडेंट लाइक टू प्ले एटलीस्ट वन ऑफ द टू गेम्स। हर बच्चा कम से कम एक गेम तो उसको ज़रूर पसंद है। मतलब कि क्लास में कोई एक बच्चा भी नहीं है जिसको दोनों गेमें पसंद ना हो, यानी उसको ज़ीरो नहीं हम कर सकते। हर बच्चे को कुछ ना कुछ पसंद है, चाहे क्रिकेट, चाहे क्या है दूसरी चीज़, हॉकी या क्रिकेट, या दोनों भी हो सकती हैं। और आगे देखें, लिखा हुआ है हाउ मैनी स्टूडेंट लाइक टू प्ले बोथ गेम्स। दोनों गेमें कितने बच्चों को अच्छी लगती हैं। अब देखें इसको लिखना कैसे है, हल कैसे करना है। शुरू का काम है, ज़रा लेट करेंगे। सबसे पहले तो इनके नाम रखेंगे कि भाई कौन सी चीज़ कौन सा सेट है। ए सेट किसका नाम रख रहे हैं जी, सेट ऑफ द स्टूडेंट्स हु लाइक क्रिकेट। जिनको क्रिकेट पसंद है उनके सेट का नाम हमने क्या रख दिया, ए। ठीक है, ऐसे सेट बनाएंगे ना, क्योंकि सेट के हिसाब से कर रहे हैं सवाल। इसी तरह बी सेट बनाएंगे, वही सब कुछ लिखेंगे, सेट ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक हॉकी। वो स्टूडेंट्स, वो तालिब इल्म जिनको हॉकी पसंद है उनको बी कह देंगे। अब यहाँ इसको लिखा कैसे जाता है, देखें ऐसे, एन ऑफ ए, इसका क्या मतलब है, नई चीज आ रही है। एन का मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट ए। सेट ए के अरकान कितने हैं, तो जाहिर है वो उसने बताए हैं ऊपर कि कितने बच्चों को क्रिकेट पसंद है। किधर लिखा हुआ है 34, ऊपर लिखा हुआ है सवाल के अंदर, तो उसके सामने 34 लिख देंगे। और जो हॉकी पसंद है बच्चों को, एन ऑफ बी, ठीक है ना, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, बी के अंदर कितने लोग हैं, वो 30 हैं। तो ऐसे करके हम ये लिखेंगे एन ए एन बी। आगे भी बार बार ये करना है, बड़ा इजी है, 2-3 दफ़ा करेंगे ना समझ आ जाएगी। अब ये जो होता है ना, अब नई चीज़ें समझने वाली है कि वो बच्चे जिनको दोनों चीज़ें पसंद है, बोथ, तो उसके लिए ये यूज़ किया जाता है इंटरसेक्शन। बोथ के लिए इंटरसेक्शन, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अगर कहा जाए ना जी एक बच्चे को क्रिकेट भी पसंद है और हॉकी भी पसंद है, तो उसके लिए क्या वर्ड यूज़ करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी, ये वर्ड यूज़ करेंगे। और सम टाइम ऐसे कहा जाता है कि एक ऐसा सेट है जिसमें वो लोग भी, वो बच्चे भी हैं जिनको क्रिकेट पसंद है या जिनको हॉकी पसंद है। इसमें वर्ड आता है या का, और, ठीक है, या ये वाले हैं या ये वाले हैं, या बिरयानी वाले बच्चे हैं या कौरमे वाले बच्चे हैं, यानी दोनों को मिला के हम रख रहे होते हैं वहां पे आता है यूनियन। ठीक है, तो ये यूनियन और इंटरसेक्शन जो है ना, ये बड़ा ध्यान से आपने यूज करना है। दोबारा सुन लें, यूनियन कब यूज करना है, जब दो सेट्स के दरमियान और का वर्ड आए, या का वर्ड आए, उर्दू में आ जाए या और इंग्लिश में और आता है। जहां आता है ना एंड, वहां पे इंटरसेक्शन है, वहां पे दोनों चीजें होती हैं, दोनों को वो चीजें पसंद है। तो ये बहरहाल थोड़ा सा आपने याद रखना है, ये बार बार यूज होना है। ओके, तो अब देखें हमने जो लिखा है ना, ए यूनियन बी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी इज इक्वल टू 55। ये 55 क्या था कि भाई सारे बच्चे, जाहिर है उसमें या उनको क्रिकेट पसंद होगी या हॉकी पसंद होगी, टोटल की बात हो रही है ना, तो टोटल में ऑलवेज या आता है। भाई सारे हैं तो उसमें या क्रिकेट वाले हैं या हॉकी वाले हैं, तो या आना है, आर आना है, तो इसलिए वहां पे यूनियन, और वो टोटल उसने बताए हुए हैं 55 बच्चे हैं, तो यूनियन वाले 55। तो अब ये तीन चीजें हम इस्तेमाल करेंगे, ए के एलिमेंट्स 34 हैं, बी के एलिमेंट 30 हैं और उनका यूनियन 55 है। अब आएगा फार्मूला। फार्मूला ये होता है कि अगर हमने ए यूनियन बी करना हो तो वो ए और बी को हम प्लस करते हैं और फिर उसमें से इंटरसेक्शन को माइनस करवाते हैं। अब ये फार्मूला आपने याद करना है, बड़ी दफ़ा यूज होगा। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, एन साथ आना है क्योंकि ये एलिमेंट्स के हिसाब से है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। ये फार्मूला लिख लें, याद कर लें। अब क्या करना है, जस्ट वैल्यूज लगानी है। ए यूनियन बी हमें पता है 55 है टोटल बच्चे, क्रिकेट वाले बच्चे 34 हैं, हॉकी वाले बच्चे 30 हैं, और इन बच्चों को हमने पता चलाना है कि जिनको दोनों पसंद हो, ए भी पसंद है बी भी पसंद है।
तो वो हमें पता चलाना है, वो एज इट इज़ रहेगा। अब इसको हल कर लें, ये दोनों मिलके क्या हो जाएंगे 64। ये उठा के इस साइड पे ले जाएं, आपको पता है इधर नेगेटिव है, उस साइड पे जाएगा तो पॉजिटिव। जैसे मैथ में इक्वेशंस हल करते हैं, 55 को उठा के इधर ले आए तो वो फिर माइनस का हो जाएगा। तो 64 में से 55 निकालें तो 9। अब ये 9 हमें क्या बता रहा है कि पूरे वो 55 बच्चों में से 9 बच्चे ऐसे हैं जिनको दोनों गेम्स पसंद हैं, हॉकी भी पसंद है, क्रिकेट भी पसंद है। लो जी, क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। अब मैंने कोशिश की कि 7 वाले को समझाने की, ठीक है। वो चूंकि बातें रिपीट होनी है ना, अब अगर आपको अजीब लग रहा है, लेकिन चूंकि रिपीट होएंगी तो वो आज इजीली आपको क्लियर हो जाएगा। देखें दोबारा, इन अ ग्रुप ऑफ 500 एम्प्लॉयज, टोटल 500 एम्प्लॉयज़ हैं, मुलाजम हैं किसी फैक्ट्री वगैरह के, उनमें से 250 कैन स्पीक उर्दू। 250 लड़के तो नहीं, मतलब कि उनके जो एम्प्लॉयज़ हैं, मुलाजम है, 250 मुलाजम जो हैं वो उर्दू बोल लेते हैं, 150 इंग्लिश बोल लेते हैं, 50 को पंजाबी आती है, 40 को, अब देखें यहाँ तक पहले समझ लें, 3 जुबानें हैं। 250 को क्या आती है जी, उर्दू आती है, 150 को इंग्लिश आती है, 50 को पंजाबी आती है, ये 3 जुबानें हैं। अब डेफिनेटली ऐसे लोग हो सकते हैं जिनको 2-2 जुबानें आती हों, और डेफिनेटली ऐसे भी होंगे जिनको तीनों आती हों। वो आगे उसने बताया हुआ है। 40 लाइक्स उर्दू एंड इंग्लिश, 40 जो लोग हैं उर्दू भी बोल सकते हैं, इंग्लिश भी। 30 बोथ इंग्लिश एंड पंजाबी, 30 ऐसे हैं जो इंग्लिश और पंजाबी बोल सकते हैं। अब ये देखें, इनमें एंड आ रहा है, एंड का मतलब ये इंटरसेक्शन बनेगा इनका, और वो जो अकेला अकेला था ना, उर्दू वाले इतने हैं, इंग्लिश वाले वो सिंगल सिंगल बन जाएंगे, तो बड़े आराम से सवाल हल हो जाएगा। 30 के जो है इंग्लिश और पंजाबी वाले हैं, और 10 ऐसे हैं विच कैन स्पीक उर्दू एंड पंजाबी, वो उर्दू पंजाबी भी बोल लेते हैं। तो हाउ मैनी कैन स्पीक ऑल 3 लैंग्वेजेस, तो यहाँ पे भी वही बात पूछ रहा है कि कितने लोग मुलाजम हैं जो तीनों जुबानें बोल लेते हैं। अब देखें अगेन इसका ज़रा कंस्ट्रक्शन देखें सवाल की कैसे बनेगी, बहुत इजी। उसी तरह से लेट करेंगे 3 सेट, यू, ई एंड पी। यू मतलब उर्दू, उर्दू से यू बना लें, तो यू सेट क्या है, सेट ऑफ एम्प्लॉइज हु कैन स्पीक उर्दू, ऐसे लोग जो उर्दू बोल सकते हैं। ई सेट ऑफ एम्प्लॉइज हु कैन स्पीक इंग्लिश, पी सेट ऑफ एम्प्लॉइज हु कैन स्पीक पंजाबी। तो तीनों को पहले लेट कर लें, अगले को पता तो होना है भाई कौन सी चीज किसको शो करा रही है, तो पहले हमने लेट कर लिए। अब हमने उनके नंबर्स बताने हैं कि उस सेट में कितने एलिमेंट्स हैं। तो उर्दू, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन उर्दू, उर्दू वाले सेट में कितने थे उसने ऊपर बताया हुआ 250, वो हम लिख लेंगे। अब देखिए यहाँ से इजी काम हो जाता है। इंग्लिश वाले कितने थे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इंग्लिश, वो 150 एम्प्लॉइज हैं, और जो पंजाबी बोलने वाले हैं वो कितने हैं, 50। अब देखेंगे यहाँ तक इजी हो गया। अब इंटरसेक्शंस पे जाना है और यूनियन पे भी जाना है। देखें यूनियन दोबारा से वही कि कुल, अब यूनियन का टोटका भी वैसे बना ले कि यूनियन वही होता है जो टोटल की बात हो रही होती है, क्योंकि उसमें या पंजाबी वाले हैं, या इंग्लिश वाले हैं, या उर्दू वाले हैं, तो या आता है ना बार बार, टोटल में या आता है, और आता है। तो इसलिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन उर्दू यूनियन इंग्लिश यूनियन पंजाबी, ठीक है ना, सबका टोटल वो कितना है, 500। उसने सवाल में बताया हुआ है कि पूरे मुलाजमीन कितने हैं, टोटल 500 हैं, तो वो हम लिख लेंगे। अब इसी तरह से जो उसने बताया हुआ है कि जी ऐसे लोग जो उर्दू और इंग्लिश दोनों बोल लेते हैं, बोथ, दोनों, एंड, इसमें एंड आता है, उर्दू एंड इंग्लिश, तो फिर एंड के लिए इंटरसेक्शन, तो उर्दू इंटरसेक्शन इंग्लिश जो है वो 40 लोग हैं, इंग्लिश और पंजाबी वाले 30 हैं, उर्दू और पंजाबी वाले 10 हैं, तो वो भी हम लिख लेंगे। लेकिन साथ हमें क्या करना है, अब फार्मूले में चलते हैं, लेकिन अब वो चीज़ नहीं लिखी जो हमें फाइंड करनी है, वो मैं साथ यहाँ लिख देता हूँ। हमें अब क्या चाहिए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स किसके चाहिए, उर्दू इंटरसेक्शन इंग्लिश इंटरसेक्शन पंजाबी, यानी ऐसे लोग जो उर्दू इंग्लिश पंजाबी तीनों बोल सकते हो, एंड इस तरह से ये हमें फाइंड करना है। अब जरा इसका फार्मूला देखें, फार्मूला अब ज़ाहिर है चूंकि ये 3 वाला है तो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, लेकिन उसी पैटर्न से फार्मूला बनेगा। इधर देखें यूनियन उनका सारा, उर्दू यूनियन इंग्लिश यूनियन पंजाबी, वही यूनियन वाला अकेला एक साइड पे, और इधर क्या होगा, पहले अकेले अकेले उर्दू वाले का नंबर, इंग्लिश वाले का नंबर, पंजाबी वाले का नंबर, फिर माइनस होना है इंटरसेक्शंस ने, उधर भी माइनस था ना पहले फार्मूले में, तो फिर उर्दू इंग्लिश वाला इंटरसेक्शन वो माइनस हो रहा है, इंग्लिश पंजाबी वाला वो माइनस हो रहा है, और उर्दू और पंजाबी वाला वो माइनस हो रहा है। यही 3 थे,
ठीक है, ये आ जाएंगे। लेकिन इसके साथ अब ये जो तीनों का इकट्ठा वाला है ना वो प्लस होता है। अब ये याद रखना है इस नए फार्मूले में कि तीनों का इकट्ठा वाला यहाँ पे प्लस होता है, वहां पे अकेला माइनस था क्योंकि वो था ही वही। लेकिन यहाँ पे देखें दो दो वाले माइनस हो रहे हैं, जो 3 वाला उसने प्लस होना है। तो ये थोड़ा सा टोटका इसका बना लें याद करने के लिए। अब बाकी तो वैल्यूज लगानी है। ये यूनियन वाले टोटल जो लोग थे वो 500 थे, उर्दू बोलने वाले 250, इंग्लिश वाले 100, पंजाबी वाले 50, उर्दू इंग्लिश मिक्स वाले ये 40, 30, 10। और ये फाइंड करना था, वो देखें लिखा ही नहीं है मैंने इसके साथ, प्लस n ऑफ u यानी कि उर्दू, यू मतलब उर्दू, इंटरसेक्शन ई यानी कि इंग्लिश, इंटरसेक्शन पी, ऐसे करके ये हमें फाइंड करना है, ये उसके साथ आना चाहिए। अब आप ज़ाहिर है 500 लिखें, इन सारे जमा वालों को जमा कर लें, माइनस वालों को इकट्ठा कर लें, ये आ जाएगा। अब इसको फर्दर हल करें, 450 में से 80 निकालें 370, और ये 370 को उठा के इधर लाएंगे तो 500 में से 370 माइनस करें तो 130। तो ये 130 हमारा इसका आंसर। तो मतलब क्या हुआ कि जो मुलाजमीन थे उनके उसकी वो फर्म के या जो भी है फैक्ट्री, उसमें 130 मुलाजमीन ऐसे हैं एम्प्लॉइज हु कैन स्पीक ऑल 3 लैंग्वेजेस। क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं। कहता है इन स्पोर्ट्स इवेंट्स, खेलों के ज़ाहिर है मुकाबले चीज़ें हो रही हैं, 19 पीपल, अब ज़ाहिर है वहाँ जो लोग देखने आ रहे हैं उनकी बात करने लगा है। 19 लोग ऐसे हैं हु वेयर ब्लू शर्ट, वो नीली शर्ट पहनते हैं, नीले रंग वाली। 15 ग्रीन, 15 लोग ग्रीन कलर की शर्ट पहनते हैं। 3 ब्लू एंड ग्रीन, 3 ऐसे हैं जो ब्लू और ग्रीन दोनों, ज़ाहिर दोनों कलर होंगे उसके अंदर, अब दो दो शर्टें तो नहीं पहननी, यानी ऐसी शर्ट पहन रहे होंगे जिसमें ब्लू का कलर भी है और ग्रीन का कलर भी है। 4 वेयर अ कैप एंड ब्लू शर्ट, अब कैप वाला भी बीच में आ गया, कैप का अकेला नहीं उसने बताया। अब ये जरा जाहिर है चीज़ वही होगी सारी। देखें 19 लोग ऐसे हैं जो ब्लू पहन रहे हैं, तो ब्लू अलग से हो गया, नंबर ऑफ ब्लू एलिमेंट्स कितने हैं 19, नंबर ऑफ ग्रीन एलिमेंट्स कितने हैं 15, वो हो गए। लेकिन कैप वाला अलग से नहीं है, वो फाइंड करना होगा। अब देखें दो दो वाला इकट्ठा आ रहा है, एंड वाला आ गया। 3 ब्लू एंड ग्रीन, ब्लू और ग्रीन का जो इंटरसेक्शन है वो 3 है। 4 वेयर अ कैप एंड ब्लू शर्ट, तो कैप का और ब्लू का जो इंटरसेक्शन है ये 4 नंबर्स हैं। और 2 वेयर्स अ कैप एंड अ ग्रीन, और 2 यानी कि ये जो कैप और ग्रीन शर्ट का जो इंटरसेक्शन है वो 2 लोग हैं। अभी मैंने आगे लिखा है सारा, मैं दिखाता हूँ, मैं जुबानी बता रहा हूँ, साथ साथ समझ भी आया ना कि कहाँ इंटरसेक्शन है कहाँ अकेला है। द टोटल नंबर ऑफ पीपल विद आइदर अ ब्लू और अ ग्रीन, अब देखें आइदर और, क्या आपके जहन में आ रहा है? आइदर तो चलो नहीं आ रहा, लेकिन आर आ गया ना, आर का लफ्ज, तो मैंने क्या बताया था, आर का भी यूज होना है यूनियन में, आर का भी यूज होना है यूनियन में, एंड कब होता है इंटरसेक्शन में, ये याद रखना है। तो यूनियन की वो बात कर रहा है कि जी आइदर अब ब्लू पहनी हो, ग्रीन पहनी हो और कैप पहनी हो, यानी कि तीनों का इकट्ठा यूनियन, वो कितना है 25। ठीक है, वो जो शुरू में सिंगल एलिमेंट हम लिखते हैं बराबर के इस तरफ, वो 25 हैं। एंड हाउ मेनी पीपल आर वेयरिंग कैप्स, तो अब ये वो पूछ रहा है कि कैप पहनने वाले लोग कितने हैं, यानी नंबर ऑफ कैप NC वो हमने फाइंड करने हैं। तो जुबानी कुछ आइडिया बन गया ना। अब इसका हम ज़रा लिख लेते हैं वैल्यूज़ उसी तरह से जैसे हम रूटीन में बनाते हैं। भाई लेट जी बी क्या है जी, सेट ऑफ पीपल वेयरिंग ब्लू शर्ट, ठीक है ना, बी से ब्लू, ठीक है। जी कैपिटल जी कर देते हैं ग्रीन के लिए, ग्रीन वाले लोग जो हैं वो जी हो जाएगा। और सी जो है वो नंबर ऑफ पीपल हु वेयर कैप, जिन्होंने कैप पहनी हुई है। अब ब्लू के जो एलिमेंट्स हैं हमें पता है, ब्लू शर्ट वाले 19 हैं, ग्रीन शर्ट वाले 15 हैं, और जो ये पी कहाँ से आ गया, कैप कैप का मैंने सी के बजाय पी लिख दिया, यहाँ सी है, ये छोड़ देते हैं। एन ऑफ सी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सी के जिन्होंने कैप पहनी हुई है वो हमें फाइंड करनी है, वो फाइंड करनी है। ओके, अब आगे वो जो वो था कॉमन वाला, इंटरसेक्शन वाला, कि भाई ब्लू शर्ट भी पहनी हो और ग्रीन भी पहनी हो, एंड है ना, तो वो 3 लोग हैं। कैप पहनी हो और ब्लू पहनी हो वो 4 हैं। कैप और ग्रीन पहनी हो वो 2 है। तो ये उसने दिया हुआ, ये हमने लिख दिया। अब इशू थोड़ा सा इस सवाल में है, प्रॉब्लम ये है कि सवाल पूरा नहीं है, क्योंकि ये जो तीनों का जो इंटरसेक्शन है ना वो नहीं है, क्योंकि वो भी नहीं है और हमने नंबर ऑफ कैप वाले भी ढूंढने हैं, तो दो चीजें एक सवाल में तो नहीं निकल सकती, ठीक है ना, ये मुश्किल काम है। तो फिर ये सवाल में थोड़ी सी गलती है,
ठीक है। अब देखें ना, फार्मूला जब आप लगाएंगे तो ऐसे लिखेंगे, ब्लू यूनियन जी यूनियन सी। इधर जाहिर आपको पता है यूनियन आते हैं, फिर सिंगल सिंगल आते हैं, फिर उनके इंटरसेक्शन वाले माइनस हो रहे होते हैं, और एंड पे तीनों का इकट्ठा इंटरसेक्शन प्लस हो रहा होता है। पिछले सवाल में भी किया, आगे भी हमने करना है, और उस तरह से आंसर आएंगे, लेकिन इस सवाल में कमी है। ठीक है। अब आप वैल्यूज़ लगा सकते हैं, इसकी वैल्यू 25 है, इसकी 19 है, इसकी 15 है, इसकी x है, क्योंकि p तो हमने फिर p मैंने लिख दिया, इधर c है कि कैप है ना, तो कैप का c, तो नंबर ऑफ c उसको मैंने x कह लिया, वो x हमने मालूम करना है। ये c आपको नज़र नहीं आएगा, सही, यहाँ पे c है। ओके, और इंटरसेक्शंस भी वो वैल्यूज़ हैं हमारे पास, 3 4 2, वो भी लिख लेते हैं, और ये है ही नहीं है तो ऐसे रहने दें। अब आप जब इनको प्लस माइनस कराएंगे, 19 और 15 जो है ये, और उसमें से ये माइनस कराएं तो 25 आ जाता है। x ने x आना है, इसने एज इट इज़ आना है, इधर 25 है। अब 25 में से 25 निकाल दें, 0 हो जाता है, सिर्फ ये दोनों रह जाते हैं। अब एंड पे ये दोनों रह गए, तो ना हमें इसका पता है ना इसका पता है, तो इसलिए अगर ये पता हो ना, सवाल में उसने बताया हो कि ये इतने नंबर्स हैं, तो x फिर उसके बराबर आ जाएगा। तो बहरहाल ये सवाल थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम है। मे बी आपके पास जब वो एक्चुअल बुक प्रिंट हो के आए तो वहाँ पे उसने सही कर दिया हो, तो आप देख के वो वैल्यू पुट करा लीजिएगा। तरीका यही है इसी तरह से, क्योंकि उसने एग्जाम्पल्स में भी ये सारे सवाल इसी तरह से हल करके दिए मैं, तो वही मैं सवाल समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। 10वां सवाल, इन अ ट्रेनिंग सेशन, एक ट्रेनिंग हो रही है, 17 पार्टिसिपेंट्स हैव लैपटॉप्स, 17 लोगों के पास लैपटॉप हैं। अब देखें अकेला अकेला लैपटॉप, एल कह देंगे इसको, एन एल, वो कितना है 17। टैबलेट कितने लोगों के पास हैं 11, टैबलेट का टी कह देंगे। और 9 हैव, अब जाहिर है 17 के पास लैपटॉप हैं, 11 के पास टैबलेट हैं। अब 9 हैव लैपटॉप्स एंड टैबलेट, अब एंड आ गया ना, यानी ये लैपटॉप और इंटरसेक्शन ज़ाहिर के टैब, वो 9 है। 6 हैव लैपटॉप्स एंड बुक्स, 4 हैव टैबलेट्स एंड बुक्स, ये बिल्कुल उसी तरह सवाल है। 8 हैव ऑल 3। अब देखना ये चीज़ वहाँ नहीं थी इस पिछले सवाल में, कि कुछ ऐसी तादाद होती जो तीनों की होती, कैप भी होती, ब्लू भी होती, ग्रीन भी शर्ट होती, तो तीनों वाला काम नहीं था। यहाँ देखें दोबारा उसने दिया है कि 8 लोग ऐसे हैं कि वो उनके पास ऑल 3 हैं, उसके पास बुक भी है, उसके पास लैपटॉप भी है, उसके पास टैबलेट भी है। तो क्योंकि ये होना है तो सवाल पूरा कंप्लीट होता है। तो सवाल बिल्कुल पिछले तरीके से ही है। द टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट, तो टोटल को हमने क्या लिखना है भला, वो जो शुरू में था यूनियन, ठीक है, वही टोटल होता है। ठीक है, तीनों का यूनियन जो है वो कितना है जी 35, टोटल पार्टिसिपेंट 35 है। सो हाउ मेनी पार्टिसिपेंट हैव बुक्स, तो जो अकेला बुक वाला है ना वो हमने फाइंड करना है। सो उसी तरह से देखें बनेगा, एल हम कह देते हैं लैपटॉप्स वालों को, टी कह देते हैं टैबलेट वालों को, बी कह देते हैं बुक्स वालों को। अब बेज़ाहिर उनके नंबर्स लिखने हैं, लैपटॉप वाले 17 हैं, टैबलेट वाले 11 हैं, बुक वाले हमने पता चलाने हैं, उनको हम एक्स कह देते हैं। आगे उनके जो इंटरसेक्शंस वाले हैं वो भी लिखने हैं, भाई लैपटॉप और टैबलेट वाले दोनों कितने हैं 9, लैपटॉप और वो जो है बुक वाले वो 6 हैं, टैबलेट और बुक वाले 4 हैं, और 8 ऐसे हैं कि जिनके पास सारी वैल्यूज़ हैं, सारी चीज़ें हैं। और यूनियन उनका कि जी भाई टोटल कितने हैं, तो टोटल कितने थे 35। तो ऐसे सारी वैल्यूज़ एक दफ़ा लिख के फिर हमने फार्मूला लिखना होता है, और फिर अगला काम इजी है कि फार्मूले में जस्ट वैल्यूज़ पुट कराएं और आंसर निकाल लें। फार्मूला लिखा सारा, यूनियन वाला 35 था, ये लैपटॉप वाला 17, टैबलेट वाला 11, बुक वाले को हमने एक्स कह लिया हुआ है, कॉमन वाले जो तीनों हैं वो साथ माइनस होने हैं, और ये जो तीनों का इकट्ठा जो कॉमन है 8, वो भी साथ उसके वो एड उसने प्लस होना होता है। अब आप कैलकुलेटर पकड़ लें और इसको हल कर लें, ये 17 और 11 28, माइनस वाले इकट्ठे कर लें, साथ ये 8 है। अब इनको कराएं आपस में प्लस माइनस, ये 17 रह जाएगा इस साइड पे। ठीक है, कैलकुलेटर में ये लिखें आएगा, और 17 को उधर ले जाएं, 35 में से उसने माइनस होना है, तो अल्टीमेट क्या आंसर आ गया 18। यानी 18 लोग ऐसे हैं जिनके पास क्या है, बुक्स है। क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। अ शॉपिंग मॉल हैज़ 150 एम्प्लॉयज़, एक शॉपिंग मॉल है, ज़ाहिर है बड़ा होगा, वहाँ पे लोग शॉपिंग करने जाते हैं, वहाँ पे 150 मुलाजमीन है उनके, 150। ठीक है, और उनके ऊपर लेबल लगे हुए हैं, यानी उनकी पर्चियाँ लगी हुई हैं, या उनके नंबर लगाए हुए हैं, नंबर 1 2 3 4 इस तरह से करके लगे हुए हैं, और वही हमारा एक यूनिवर्सल सेट है, 150 लोग। अच्छा, एम्प्लॉइज़ फॉल इन द फॉलोइंग कैटेगरीज, अब उनकी कैटेगरीज उसने हमें बना के दी हैं। पहली कैटेगरी या सेट ए जो है वो ये है कि 40 एम्प्लॉइज़ उसमें आते हैं, और वो उनकी जो सैलरी की रेंज है ना
30,000 से 45,000 है, 30K to 45K। फिर 50 एम्प्लॉइज़ ऐसे हैं कि जिनकी सैलरी 50K से 80K तक है, और इनके ऊपर लेबलिंग ज़रूरी है, लेबलिंग लगी हुई है कि वो 101 से 150 वाले मुलाजमीन हैं। ये जो सेट ए था उसके मुलाजमीन जो हैं वो 50 से 89 वाले हैं, उनकी जो नंबरिंग है उसके हिसाब से। और जो सेट सी है उसके 60 एम्प्लॉइज़ हैं, उनकी सैलरी 1 लाख से 1.5 लाख तक है, और उनके ऊपर जो नंबरिंग लगी हुई है वो 1 से लेके 49 तक, और उसके बाद 90 से 100 तक। तो जो जो लेबलिंग है उस लिहाज से हमने आगे चलना है। और ये देखें मैंने उसके जो सेट्स हैं वो बनाए हैं आगे, ये देखें यूनिवर्सल सेट, देखें लेबलिंग के हिसाब से सेट बनेंगे तो सही रहेंगे। सैलरी जो है वो इतना बनता नहीं है उस हिसाब से, सैलरी सिर्फ ये बताएगी कि हाँ भाई ये एक अलहदा सेट बन रहा है, ये एक अलहदा सेट बन रहा है। तो सबसे पहले यूनिवर्सल लिखेंगे 1 से लेके 150 तक, फिर ए सेट जो है हमें पता है 50 नंबर से लेके 89 नंबर तक हैं, साथ मेंशन हम कर लेते हैं कि उनकी सैलरी इतनी थी। बी वाले जो हैं वो 101 से लेके 150 तक वाले थे, और सी वाले जो थे इसमें 2 कैटेगरीज थी, 1 से लेके 49 तक वाले और 90 से 100 वाले। तो ये 11 ये वाले हैं और ये 49 ये वाले हैं, तो 60 बनते हैं ये भी। तो ये सारा कुछ हमारे पास आ गया, यूनिवर्सल भी आ गया, ठीक है, यूनिवर्सल भी है और तीनों सेट भी हैं हमारे पास। अब करना क्या है जी, इसके अंदर हमें फाइंड करना है ए डैश यूनियन बी डैश, और उसका फिर कंप्लीमेंट लेना है सी के साथ। तो सिंपल काम है, इतना मुश्किल नहीं है। पहले ज़ाहिर है ए डैश ले लेते हैं, फिर बी डैश ले लेते हैं, पहले भी हमने किया हुआ है। ए डैश कंप्लीमेंट, यूनिवर्सल में से ए को निकालना, यूनिवर्सल साला लिखें और आगे माइनस ए को लिख दें। तो जाहिर है कि ए वाले एलिमेंट्स उसमें से कट जाएंगे और उसके अलावा जो हैं वो आ जाएंगे। अब ये कितने हैं, 50 से 89 वो ख़त्म हो जाएंगे। तो 50 से पीछे पीछे कितना है 49 तक, तो 1 से लेके 49 तक। अब ये वाले ख़त्म हो गए तो 89 के बाद क्या आता है 90, तो 90 से लेके फिर आगे सारे 150 तक। तो बीच में से देखें ये गैप आ गया है, वो इसमें से ये निकल गया, तो ये हमारा ए डैश हो गया। इसी तरह से बी डैश है, यू माइनस बी करेंगे, यूनिवर्सल लिखा माइनस आगे बी लिखा। अब बी ये सीधा सीधा 101 से 150 है, इसने माइनस होना है, इसने निकल जाना है इसमें से। तो बाहर 101 से 150 निकल गए तो पीछे 100 और उससे पीछे वाले रह गए, तो 1 से लेके 100 तक ये हमारा बी डैश। अब ए डैश और बी डैश का यूनियन चाहिए, तो अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, ए डैश और बी डैश को हम यूनाइट कर देंगे, इकट्ठा कर देते हैं। तो चलें जी इधर आ जाएं यहाँ पे। सो देखें ए डैश यूनियन बी डैश, ए डैश जो भी आया था वो हम लिख देंगे, यूनियन आगे बी डैश हमारा 1 से लेके 100 तक है। अब इनको यूनाइट करना है, इकट्ठा करना है। ज़रा गौर से देखें, इसमें तो बड़ा सीधा सीधा है ना, 1 से लेके 100 तक तो हैं, तो वो तो आप लिख लें 1 से लेके 100 तक। अब 100 से आगे देखें, इसमें हैं 90 से 150 तक तो सारे ही हैं, इसका मतलब 100 से 150 आगे सारे हैं, तो 100 तक ये हैं, आगे ये हैं, तो वो सारे मुकम्मल हो जाते हैं 1 से लेके 150 तक। तो ये हमारा इन दोनों का यूनियन आ गया। अब अगले स्टेप में उसने कहा हुआ है कि ये जो यूनियन आपने किया है इसका इंटरसेक्शन लें सी के साथ। तो यूनियन को लिखा, इंटरसेक्शन, और आगे जो सी हमारा सेट था वो हमने पीछे जो लिखा हुआ है उसको उठा लेना है। अब कॉमन लेना है, तो ये तो हैं सारे, तो ये जो हैं कुछ कम हैं, तो यही चीज़ें आ जानी है क्योंकि ये सारी चीज़ें यहाँ मौजूद हैं। जो छोटी चीज़ होती है वही आती है आंसर, क्योंकि ये छोटी चीज़ सारी इधर मौजूद है। तो 1 से लेके 49 वो आप लिखें, 90 से लेके 100 तक वो आगे लिख दें, तो बस ठीक है, ये हमारा आ जाएगा। और ये क्या आया, वही आया ना दोबारा, ये क्या चीज़ थी सी। तो आप कह सकते हैं एंड पे कि ये जो सारा है इस सारे का आंसर क्या आया है, सी आया है। वैसे उसने पूछा नहीं कि किसके बराबर आएगा, लेकिन हमें पता चल रहा है कि वो सी आता है, तो हम एक एक्स्ट्रा एफिशिएंसी दिखा सकते हैं, उसको हम कह सकते हैं। अब सेकंड में वो कहता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ दिस, इस सारी चीज़ के देखें कि एलिमेंट्स कितने हैं। तो पहले ये चीज़ मालूम करेंगे। अब इसमें क्या करना है, बी कंप्लीमेंट और सी कंप्लीमेंट का इंटरसेक्शन लेना है। तो बी कंप्लीमेंट हम पिछले पार्ट पे कर चुके हैं, वो हमने निकाला था, वो लिख लेते हैं। सी कंप्लीमेंट जो कि अभी करना है, तो यूनिवर्सल में से सी को माइनस कराते हैं, यूनिवर्सल लिखा माइनस आगे सी लिखा। अब ये ज़रा ध्यान से कर लेना चाहिए कि 1 से लेके 49 तक भी कट गए, वो नहीं आना है। उसके आगे 90 से पहले पहले हैं चीज़ें इधर,
तो वो 90 से पहले पहले जो थी 50 से लेके 89 वो हम लिख लेंगे, क्योंकि यहाँ जो बचना है वो लिखना है, ये तो सारे कट जाने हैं ना, तो इनके अलावा जो आता है वो लिखना होता है। तो इसलिए यहाँ तक फिर 90 से लेके 100 तक कटेंगे, लेकिन 100 से आगे जो है 101, 102 और 150 तक वो बच जाएंगे यहाँ पे इस जगह पे, तो फिर वो लिखेंगे 101, 102, 150। तो ये हमारा सी डैश हो गया। अब हमें क्या करना है, बी कम्प्लीमेंट और सी कम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन, बी कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कम्प्लीमेंट कॉमन लेना है। ये तो है 100 तक, अब ये 50 से लेके 89 तो है, तो 50 से 89 होगा ना इधर, तो 50 से 89 लिख लिया। अब आगे 101 और उससे आगे हैं, तो 101 तो इधर है ही नहीं है, तो फिर वो कॉमन नहीं आ सकता, तो बस यही कॉमन है 50, 51 और 89, तो ये आ गया। अभी कुछ पार्ट रहता है, अभी हमने ये किया है ना, अब इस चीज का कंप्लीमेंट सॉरी क्या होता है, इंटरसेक्शन लेना ए के साथ, तो अभी ये रहता है, तो हम लिखते हैं ए इंटरसेक्शन ये चीज, तो ए को लिखा, इंटरसेक्शन इसको लिखा, और मजे की बात दोनों सेम है, तो जब दोनों सेम है तो दोनों का इंटरसेक्शन भी यही रहेगा, क्योंकि दोनों तरफ वही चीज है, तो इनका इंटरसेक्शन भी वही रहना है। अब डेफिनेटली यहाँ पे भी हम जैसे पिछले पार्ट में कहा था कि ये क्या बना है, ये डेफिनेटली ए सेट है, हम कह सकते हैं, लेकिन उसने ये नहीं पूछा, उसने पूछा है कि इसमें एलिमेंट कितने हैं, ठीक है ना, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दिस, तो वो हम गिन लेते हैं 50 से लेके 89 तक कितने, ए सेट में कितने थे, 40 थे, तो 40 लोग जो हैं इसका आंसर आ जाएगा। तो ऐसा ये हमारा हो जाता है। अब चलें क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर। यहाँ पे क्या है, इन अ सेकेंडरी स्कूल, सेकेंडरी स्कूल कहते हैं जिसमें 6, 7, 8 भी होती है, तो उसमें कहता है 125 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने हिस्सा लिया है, पार्टिसिपेट किया है इन एटलीस्ट वन ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स, खेलों में हिस्सा लिया है, कौन सी, क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी। अब यहाँ पे अगेन वही हम बता सकते हैं जी, क्रिकेट वाले को हम सी कह लेंगे, फुटबॉल वाले को एफ कह लेंगे, हॉकी वाले को एच कह लेंगे, ऐसे करके। और साथ उसने इंफॉर्मेशन दी है 70 लोग बच्चे ऐसे हैं जिनको फुटबॉल पसंद है, तो एन एफ हो जाएगा 70। 60 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको क्रिकेट पसंद है, तो एन सी 60 हो जाएगा। 40 को हॉकी पसंद है, जैसे पिछले सवालों में करते थे, एन एच जो है वो 40 हो जाएगा। अब उसी तरह से 19 सवालों के हिसाब से 25 बच्चे ऐसे हैं जिनको क्रिकेट और फुटबॉल दोनों पसंद है। देखें एंड, तो ये इंटरसेक्शन वाला है, सी और एफ का इंटरसेक्शन, एफ और एच का इंटरसेक्शन, सी और एच का इंटरसेक्शन, ये वैल्यूज मौजूद हैं सवाल में उसने दी हुई हैं। ए पार्ट में क्या कहता है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स प्ले ऑल 3 स्पोर्ट्स, तीनों गेम्स खेलता हो, एंड यानी कि इंटरसेक्शन वाला पार्ट हमने फाइंड करना है। ओके, तो एफ वाले को हमने भाई वो उसी तरह से स्टार्ट हमारा उसी तरह से होता है, लेट करते हैं जी, एफ जो है सेट है ऐसे स्टूडेंट का जिनको फुटबॉल पसंद है, सी क्रिकेट वालों का सेट है, एच हॉकी वालों का सेट है, फिर ज़ाहिर ये दिया हुआ था एन एफ 70 है, एन सी एंड सो ऑन, जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया। इसी तरह इनके जो इंटरसेक्शन वाले हैं वो भी हम लिख लेंगे। वो जाहिर है कि एफ का, अब देखें यूनियन भी तो है ना, यूनियन भी एक दफ़ा बताना होता है कि कुल बच्चे, वो जो उसने शुरू में बताया हुआ है कि 125 बच्चों ने हिस्सा लिया है, ठीक है, वो फुटबॉल वाले भी हैं और सी वाले भी हैं और एच वाले भी हैं, सारे इकट्ठे मिक्स किए हुए हैं, तो वो 125 हैं। फिर उनका अकेले अकेले का इंटरसेक्शन कि जिनको फुटबॉल भी पसंद है और क्रिकेट भी पसंद है, एंड है, तो वो 25 इंटरसेक्शन 15 एंड सो ऑन। और ये जो तीनों वाला है वो हमने फाइंड करना है। अब फार्मूला हमने ये याद किया हुआ है कि जी तीनों यूनियंस इधर अकेला अकेला पहले प्लस, 2 का इंटरसेक्शन माइनस और तीनों का इंटरसेक्शन प्लस, ये हमने फार्मूला याद कर लेना, लिख लेना है। अब इनमें वैल्यूज लगा दें, ये 125 था, 70, 60, 40 ये जो अकेले वाले हैं, इंटरसेक्शन वाले वो तीनों माइनस हो रहे हैं, और ये वाला इकट्ठे वाला हमने फाइंड करना है। ओके, उसी तरह इनको प्लस कर लें, माइनस वालों को इकट्ठा कर लें, 170 में से 50 निकालें, 120, 120 उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो फिर x की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। यानी 5 लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने तीनों गेमें में हिस्सा लिए हुए हैं, जिसको तीनों गेमें पसंद हैं, तो दैट्स इट हो गया ये। अब इसका बी पार्ट भी है, बी पार्ट में उसने कहा हुआ है कि इसकी वेन डायग्राम भी बनाएं। अब वेन डायग्राम बड़े ध्यान से बनानी है, क्योंकि इसमें गुंजल है। गुंजल इस तरह से है कि अकेले अकेले भी हैं सेट जिनके हमने सर्कल्स बना लेने हैं,
लेकिन सर्कल डेफिनेटली ये ओवरलैप कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ इनके कॉमन आ रही हैं चीज़ें, तो ओवरलैपिंग बनाने हैं। तो ये देखें मैंने ओवरलैपिंग बनाने की कोशिश की है। ये एफ सेट मैंने ऐसे बनाया है, जब सी बनाया तो उसका सर्कल ऐसे बनाया कि वो एफ को देखें कट करके गुजर रहा है। एफ वाला ये था ना, तो फिर वो सी वाला उसको कट करके गुजर रहा है। लेकिन जब मैंने एच बनाना है तो एच वाला एफ को भी कट करता हो और उधर से सी को भी कट करता हो, क्योंकि एच वाले के साथ एफ का भी तो कॉमन है और एच वाले का सी के साथ भी कॉमन है। तो ऐसे करके एक इधर बन गया सर्कल, दूसरा ऐसे करके बन गया, तीसरा ऐसे बनाना है कि वो ऐसे करके दोनों को कट करके गुजरे। तो बहरहाल ये सॉरी नज़र नहीं आया होगा आप लोगों को, दोबारा मैं कर देता हूँ कि जी पहले ऐसे करके एक बना, दूसरा ऐसे करके उसके ऐसे करना है और तीसरा नीचे से ऐसे करके कर लें। तो इस तरह से प्रकार ले लें। नेक्स्ट वाले में मैंने वो प्रकार से बनाया है तो वो उससे भी हो जाता है। अब ये बन तो गया। अब देखें ये जो इतना पोर्शन है ना वो सिर्फ फुटबॉल का है, क्योंकि इसमें बाकी नहीं है। लेकिन जब इधर से आएंगे तो सी का इसके साथ जब अटैच होना है तो वो 20 नंबर यहाँ पे हैं, 35 यहाँ पे हैं, और जब इधर से अटैच हो रहा है तो 10। और ये देखें ये ऐसी जगह है जहाँ पे तीनों हैं। ये वाला हिस्सा देखें इधर भी है, ये वाला हिस्सा इसका भी हिस्सा है और ये वाला हिस्सा इसका भी है। तो फिर क्या होगा, यहाँ पे देखें 5 है, ये वो वाला हिस्सा है जो ये आंसर हमने निकाला है, तीनों का कॉमन, यानी ऐसे 5 बच्चे जो तीनों खेलते हैं, तो ये वाला हिस्सा तीनों वाला है। तो यहाँ 5 आना चाहिए, यहाँ 20 आना है, क्योंकि 20 लोग ऐसे हैं जो फुटबॉल और क्रिकेट दोनों खेलते हैं। ये देखें फुटबॉल और क्रिकेट 25 है। ये 25 क्यों है, क्योंकि देखें 20 तो ये है ना जिनको फुटबॉल और क्रिकेट, लेकिन 5 ये भी हैं जिनको तीनों पसंद है, तो वो इधर भी आएंगे। तो ये देखें ना ये पूरा हिस्सा, ये हिस्सा जो है ये सारा सी का भी है और ये सारा एफ का भी है, लेकिन वो अलहदा से भी है 5 का। तो इसलिए 20 और 5 अलहदा किए हैं, दोनों मिलके 25 बनते हैं ये वाले। इसी तरह से फुटबॉल और हॉकी वाला जो है वो 15 है। तो फुटबॉल और हॉकी ये देखें 15 कैसे बनते हैं, ये कॉमन आ रहा है ना 10 और 5 ये, यानी 20 और 5 25, 10 और 5 15, 5 और 5 10, वो ये तीनों बन जाते हैं ऐसे करके। तो बहरहाल ये थोड़ा सा मैं तो कहता हूँ ये रट्टा ही मारना पड़ेगा, क्योंकि मैंने खुद बड़े आराम से इसको समझा है, तो आप लोगों के लिए 9 क्लास के लिए थोड़ा मुश्किल होगा। तो बहरहाल थोड़ा सा 2-4 दफ़ा बनाएं, समझें उसको कौन सा किसके साथ लिंक बन रहा है, अगर तो दिल करता है, वरना फिर थोड़ा सा रट्टा मार लें इसको, फिर क्या हो सकता है। तो बहरहाल इस तरह से आपकी ये वेन डायग्राम बननी है, इस पर थोड़ा सा टाइम लगाइएगा। लास्ट वाला क्वेश्चन आ जाए, 13 वाला। मैंने ट्राई की है समझाने की, अब जाहिर है कि ये थोड़ा सा हायर लेवल है तो मे भी ना समझ आए, लेकिन बहरहाल कोई बात नहीं, करते करते आ जाएगा। 13 वाला भी 12वें की तरह है। अ सर्वे वाज कंडक्टेड, 130 लोग थे, 130 लोगों से पूछा गया भाई आपको कौन सा खाना सबसे ज़्यादा पसंद है। तो उन्होंने बताया, हमें रिजल्ट बताया, 40 लोग ऐसे हैं जिनको निहारी पसंद है, निहारी वो सालन होता है चिकन वाला। 65 ऐसे हैं जिनको बिरयानी पसंद है, 50 ऐसे हैं जिनको कोरमा पसंद है। अब निहारी कोरमा अल्लाह ही जानते क्या है। हम लोग ज़्यादातर तो बिरयानी खाते हैं, बाकी तो वो चिकन का ही सालन होता है। कोरमा भी आई थिंक वही है, निहारी भी वही, आई डोंट नो, आप लोग बताइएगा कमेंट्स में कि निहारी में आई थिंक फिर कुछ और चीज़ होगी। तो बहरहाल 40 लोगों को निहारी पसंद है, 65 को बिरयानी, 50 को कोरमा। अगेन ये वही होगा अलग-अलग वाला, सिंगल वाला। उसके बाद फिर डबल जो कॉमन वाला है, निहारी एंड बिरयानी, वो 20 लोग हैं, बिरयानी एंड कोरमा 35 हैं, निहारी एंड कोरमा 27 है। और डेफिनेटली इसमें एंड पे वो ये भी बताएगा कि ऐसे लोग जिनको तीनों पसंद हैं वो 12 है। तो ज़ाहिर है सारी इन्फॉर्मेशन आ गई, ठीक है। अब करना क्या है जी, ए पार्ट में एटलीस्ट हाउ मैनी पीपल लाइक्ड निहारी, बिरयानी और वो ये क्या है कोरमा। अब और आ रहा है ना, तो इसका मतलब ये यूनियन वाला है, और यूनियन वाला हिस्सा ही हमने फाइंड करना है। बाकी सारी इन्फॉर्मेशन तो उसने हमें दे दी, तो हम ये लिखेंगे कि जी निहारी वाला मैं ये डायरेक्ट कर रहा हूँ। निहारी के नंबर्स जो हैं वो 40 हैं, बिरयानी के नंबर्स जो हैं वो 65 हैं, कोरमे के नंबर्स 50 हैं, और इसी तरह उनके जो इंटरसेक्शंस हैं वो हमने लिख लिए, और उनका तीनों का जो इंटरसेक्शन था वो लिख लिया 12, और उनके जो यूनियंस हैं वो फाइंड करने हैं। ठीक हो गया, पिछले सवालों की तरह है। ओके, अब फार्मूला डेफिनेटली हमने लिखना है, इसका फार्मूला वो सारा हम लिखेंगे। ये चूँकि फाइंड करना है और ये सारी वैल्यूज़ हैं
वो हम लगाते जाएंगे, आपको पता है कि कैसे कैसे वो वैल्यूज़ हैं। अब कैलकुलेटर पकड़ लें, इन सब को इकट्ठा सॉल्व करवाएं तो वो 85 है। तो टोटल जो लोग हैं जिनको ये पसंद है या ये पसंद है या ये पसंद है वो कितने हैं, 85। अब इसका बी पार्ट भी है कि हाउ मेनी पीपल डिड नॉट लाइक निहारी बिरयानी और कोरमा। उसी का उल्ट है कि जिनको नहीं पसंद, ठीक है ना, ये है या निहारी पसंद है या बिरयानी है या कोरमा है। तो वो या वाला हमने फाइंड कर लिया भी 85 है, लेकिन हम कह रहे हैं कि उसका उल्ट बताएं कि जिनको कुछ भी पसंद नहीं है। तो फिर वो क्या होगा कि टोटल में से इसको माइनस करवा लें, इनको निकाल दें, क्योंकि इसके अपोजिट लेना है ना, कंप्लीमेंट है, ये किस्म का कंप्लीमेंट है, यूनिवर्सल में से वो निकाल दें। तो फिर हमने यही करना है, यूनिवर्सल में से उसको निकाल देना है। तो फार्मूला ऐसे लिख के 130 थे ना टोटल लोग, उसमें से 85 निकाल दें तो 45 आंसर आ जाता है। तो ये बी पार्ट तो ऐसे हो जाता है। अब सी पार्ट में वो पूछ रहा है कि हाउ मेनी पीपल लाइक्ड ओनली वन फूड। अब एक फूड सिर्फ पसंद हो। अब वो 3 फूड है तो तीनों का बारी बारी हमें 3 डिफरेंट आंसर्स देने पड़ेंगे। तो ओनली निहारी, सिर्फ निहारी पसंद है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखें निहारी जिनको पसंद है ना उसमें बाकी भी लोग मिक्स हैं। उसमें यह है कि निहारी वाला जो है उसको बिरयानी भी पसंद हो रही हो, निहारी वाले को कोरमा भी पसंद हो रहा हो, और तीनों वाला भी हो सकता है। तो फिर वो लोग बीच में से निकालने हैं। तो देखें कैसे, नंबर ऑफ निहारी पीपल, ठीक है ना, वो आ जाएगा 40। उसमें से देखें माइनस करा रहे हैं ये वाला सारा पोर्शन। उसमें से देखें वो जो कॉमन वाले हैं, 2-2 वाले कॉमन वाले वो प्लस हो रहे हैं, और वो जो तीनों कॉमन वाले हैं वो ज़ाहिर है अपोजिट होता है उससे। अगर ये प्लस हो रहे हो तो ये आपस में माइनस होता है उनमें। तो आपने इन तीनों के नंबर्स लेके उनको लिखना है, 20, 27 और 12 उसमें से माइनस होगा 35। अब 40 में से ये 35 निकाल दें तो 5 लोग, यानी 5 लोग ऐसे हैं जिनको सिर्फ निहारी पसंद है, यानी उनको बिरयानी या और चीज़ पसंद नहीं है। आगे चलें, यही प्रोसेस हमने बिरयानी वालों के साथ भी करना है कि बिरयानी वाला अकेला अलहदा रख लें और बिरयानी के साथ कोरमा, बिरयानी के साथ निहारी और तीनों वाला वो आपने इकट्ठा इस फार्मूले में वैल्यूज़ लगानी है और वो 43 आएंगी और उनको आप माइनस करा दें तो 22 बन जाते हैं वो लोग जिनको बिरयानी पसंद है। इसी तरह से यही काम कोरमा वाला के साथ करना है, n ऑफ k, और उनमें से ये कोरमा बिरयानी के साथ कोरमा, निहारी के साथ कोरमा और वो तीनों, तो वो वैल्यूज़ लगाएंगे और ये देखें ये एक जैसी आएंगी, 50 - 50 और वो 0 आ जाएगा। तो मतलब क्या होगा कि कोरमा पसंद करने वाले लोग जो हैं वो 0 हैं। तो ये हो गया। अब इसके भी एंड पे उसने कहा हुआ है वेन डायग्राम बनाएं। अगेन ये थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी, ये मैंने कोशिश की है, कच्ची पेंसिल से बनाने की कोशिश की है। ये निहारी वालों का है, ठीक है, ये देखें यहाँ से जा रहा है ऐसे करके, नज़र आ रहा होगा आप लोगों को, क्लियर है। ओके, अब इसमें भी ओवरलैपिंग करनी है, ठीक है। दूसरा जो नीचे वाला है वो ऐसे करके ये सर्कल बना हुआ है कोरमे वाला, और बिरयानी वाला इधर से करके ये बनाया हुआ है। अब सिर्फ निहारी वाला देखें ना, ये वाला हिस्सा है, तो वो 5 लोग थे। सिर्फ बिरयानी वाले 22 लोग थे, वो जो हमने ये बनाए, और सिर्फ कोरमे वाले वो 0 हैं, उधर हमने 0 लिख देना है। तो इस निहारी वाले का टोटल अगर आप करेंगे ना तो ये 23, 12 और 8 और ये 5, तो ये टोटल निहारी वाले जो लोग हैं वो बन जाते हैं। इसी तरह से इधर से ये बिरयानी वाले इतने लोग बन जाते हैं, और ये कोरमे वाले। और ये भी मुझे भी थोड़ी सी ट्रबल आ रही थी, तो मैंने ये कहाँ से बनवाया होगा, ये मैंने ChatGPT से बनवाया है, और ये डेफिनेटली बिल्कुल सही है, सही उसने कैटेगरीज बनाई हुई हैं। तो इनको लिखें, इनको समझें, तैयार कर लें। सो दैट्स इट। हमने कोशिश की, कुछ चीज़ें चंद हाई लेवल की हैं, जैसे ये वेन डायग्राम है, बाकी हमने बहुत कोशिश की है समझने की। 2-4 दफ़ा करें, इंशाल्लाह हो जाएगा। ओके फिर बच्चों, अल्लाह हाफिज़।